सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करेंगे सीबीएसई क्लास 10th इकोनॉमिक्स। तो पहला चैप्टर है डेवलपमेंट। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विद अस। यानी ये जो डेवलपमेंट का यानी विकास का और प्रोग्रेस यानी प्रगति का जो आइडिया है वो हमेशा से हमारे साथ है। यानी हमेशा से इंसान ये सोचता रहा है कि हमें डेवलपमेंट होना चाहिए, हमारे देश का, हमारे एरिया का विकास होना चाहिए। We have aspirations or desire about what we would like to do and how we would like to live. हमारे पास एस्पिरेशंस होती है यानी तमन्नाएं होती हैं, और डिजायर होती है यानी इच्छाएं होती हैं, चाहत होती है। किस बारे में? इस बारे में कि हमें क्या करना है और हमें कैसे जीना है। सिमिलरली वी हैव आइडियाज अबाउट व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक। तो जैसे अपने बारे में हम सोचते हैं ना कि मुझे ये चीज़ करनी है, इस तरह से हमें ज़िंदगी गुजारनी है, उस तरीके से एक आइडिया देश के बारे में भी होता है कि देश हमारा ऐसा बन जाए और देश में ऐसी फैसिलिटीज़ आ जाए। व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर। अब इसके लिए कौन सी वो चीज़ें हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए होंगी, ये सवाल है। कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल। क्या सभी के लिए ज़िंदगी अच्छी हो सकती है? हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर। कैसे लोग एक साथ रहेंगे? कैन देयर बी मोर इक्वालिटी। क्या और ज्यादा बराबरी होगी समाज के अंदर, लोगों के अंदर? डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन एंड अबाउट द वे इन विच वी कैन वर्क टुवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स। तो डेवलपमेंट क्या है? इन्हीं सब चीजों के बारे में सोचना कि कैसे हमारा देश आगे बढ़े और कैसे जिंदगी बेहतर बने, कैसे लोग साथ रहें, कैसे इक्वालिटी रहे। तो इन सब चीजों के बारे में सोचना और उन रास्तों के बारे में सोचना जिनके जरिए हम ये मकसद हासिल कर सकें। This is a complex task and in this chapter we shall make a beginning at understanding development. ये एक मुश्किल टास्क है, यानी बहुत ही पेचीदा सा ये काम है। और इस चैप्टर में हम शुरुआत करेंगे, अभी बेसिक बिल्कुल स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट के बारे में, और डेवलपमेंट को बहुत बेसिक से समझना शुरू करेंगे। यू विल लर्न मोर अबाउट दीज इशूज इन ग्रेटर डेप्थ इन हायर क्लासेस। तो जब आगे क्लासेस में जाएंगे तो और गहराई के साथ और डिटेल में आप पढ़ेंगे। Also, you will find answer to many of these questions not just in economics but also in your course in history and political science. तो ये जो सवाल ऊपर पूछे गए, इनके जवाब सिर्फ आपको इकोनॉमिक्स में नहीं बल्कि हिस्ट्री में भी और पॉलिटिकल साइंस में भी मिल जाएंगे। दिस इज बिकॉज द वे वी लिव टुगेदर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पास्ट। ऐसा इसलिए, अब हिस्ट्री में कैसे जवाब मिलेंगे? इसलिए ऐसा मिलेंगे क्योंकि जो आज हम जी रहे हैं यानी जिस तरह से हम जी रहे हैं वो हमारे पास्ट की वजह से, यानी हमारा पास्ट कैसा था ये हमारा ये बताएगा कि हमारा आगे आने वाला कल या जो अभी हम जी रहे हैं जिस टाइम में वो कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, आदमी पास्ट से बहुत सारी चीजें सीखता है कि हाँ, जो पहले लोग थे उन्होंने डेवलपमेंट के लिए क्या कोशिश की और कौन कौन से ऐसे चीज किए जिनकी वजह से नुकसान हुआ, तो हम उन चीजों से बचें। और क्या वो चीजें उन्होंने की थी जिससे सही में डेवलपमेंट हुआ था, तो वो चीजें हम करें और उसमें और आगे बढ़ें। तो हिस्ट्री से हमें हमें सबक मिलेगा। वी कांट डिजायर फॉर चेंज विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ दिस। तो हम पास्ट के बगैर जाने हुए हम कुछ भी नया बदलाव नहीं कर सकते। हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, हमें हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा। इन द सेम वे इट इज ओनली थ्रू अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस दैट दीज होप्स एंड पॉसिबिलिटीज कैन बी अचीव्ड इन रियल लाइफ। और इसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस में कैसे हमें उन सवालों का जवाब मिलेगा? ऐसे मिलेगा क्योंकि बिना एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस के ये जो हम चाह रहे हैं मकसद वो पूरा नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई राजा बन गया, वो अपना जो है सारा पैसा ऐसे फजूल उड़ा रहा है और लोगों पे खर्च नहीं कर रहा है, लोगों के लिए काम नहीं कर रहा है। तो जब डेमोक्रेसी होगी, यानी लोग ही अपने में से किसी को सेलेक्ट करेंगे वोट देकर, तो वो लोगों के लिए काम करेगा, फिर हम मकसद के लिए वो काम करेगा, वरना तो वैसे नहीं करेगा। वॉट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल्स डिफरेंट गोल्स। अब ये डेवलपमेंट क्या वादा करता है? क्या वादा करता है आपसे कि अगर डेवलपमेंट होगा तो ये चीजें आपको मिलेंगी। तो डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग उनके गोल्स होते हैं, यानी अलग अलग लक्ष्य होते हैं। Let us try to imagine what development of process is likely to be mean to different person listed in table 1.1। तो ये टेबल हमको पढ़ना है। उसके अंदर हम देखेंगे कि अलग अलग तरह के लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। What are their aspirations? उनकी तमन्नाएं क्या हैं? You will find that some columns are partially filled. Try to compare the table. Try to complete the table. You can also add any other category of persons. तो आप देखेंगे कि जो कॉलम्स है कुछ खाली जगह भी है उसके अंदर है, तो आपको उसे भरना है और अपने से भी और तरह के लोगों को आप ऐड कर सकते हैं।
और उनके बारे में, उनके गोल्स के बारे में लिख सकते हैं। अभी राइट साइड में एक फिगर है, एक रिक्शा वाला है और हो सकता है ये इसका लड़का ही होगा, ठीक है। तो ये रिक्शा वाला क्या कह रहा है, यू वॉन्ट अ कार, द वे अवर कंट्री इज सेट अप, ऑल यू कैन होप फॉर इज मे बी टू वन डे ओन द रिक्शा यू पुल। यानी रिक्शा वाला अपने लड़के को समझा रहा है कि तुम्हें कार चाहिए, और जिस तरह से हमारा देश का सिस्टम है और जिस तरह से हमारा देश चल रहा है, तुम बस इतनी उम्मीद कर सकते हो कि एक दिन आएगा जब तुम्हारे पास खुद का अपना एक रिक्शा होगा जिसको तुम खींच रहे होगे। यानी कार तो भूल ही जाओ, रिक्शा ही तुमको मिल जाए खींचने के लिए, यही बहुत बड़ी बात है जिस तरह से हमारे देश का सिस्टम है। तो ये फिगर यही बता रहा है। टेबल 1.1 डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन। तो अलग अलग तरह के लोगों के लिए डेवलपमेंट का लक्ष्य क्या होता है, क्या चाहते हैं वो डेवलपमेंट से, तो इसको हम देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है और अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपसे पूछ लेगा कि जैसे ये लैंडलेस रूरल लेबर है, तो इसके लिए डेवलपमेंट का गोल क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, या कॉलम वाइज दे सकता है और आपको मैच द कॉलम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो इसमें कुछ खाली है, मैंने भर लिया है, आपके बुक में ये नहीं होगा तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं या अपने से भी लिख सकते हैं। तो विलेज एरिया में रहने वाले एक लेबर जिसके पास खुद की जमीन नहीं है, उसके लिए डेवलपमेंट क्या है, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। तो पहली चीज क्या है कि भाई उसके पास खुद की जमीन नहीं होगी तो वो कहीं दूसरी जगह काम धंधा ढूंढेगा। तो वो क्या चाहेगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा काम मिले और अच्छा जो है हमको मजदूरी मिले, अच्छा पैसा मिले काम का। लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर दियर चिल्ड्रन। अब जो गांव के अंदर जो स्कूल है वो अच्छी हमें हमारे बच्चों को एजुकेशन दे सकें। देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज। और कोई सामाजिक भेदभाव उनके साथ ना हो, ठीक है, कि ये जमीन नहीं है, ये छोटे लोग हैं, ऐसा कुछ उनके साथ मामला ना हो और उनको इस बेसिस पे परेशान ना किया जाए। और उनके पास भी एक चांस हो, मौका हो कि वो गांव के अंदर लीडर बन सके, जैसे मुखिया होते हैं और प्रधान वगैरह जो गांव के अंदर होते हैं वो बन सके। प्रॉस्पेरस फार्मर फ्रॉम पंजाब, यानी अच्छे खासा जो फार्मर हैं, यानी जिनकी बहुत ज़्यादा ज़मीन होगी, अच्छी खासी खेती होगी, अमीर किसान समझ लीजिए पंजाब का, तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या है, assured high family income through the higher support price for their crops and through hard working and cheap labors। तो वो क्या चाहेगा कि उसकी फैमिली की इनकम और ज़्यादा बढ़ जाए। कैसे बढ़ जाए कि जो फसल है वो ज़्यादा रेट पे बिक जाए और जो मजदूर रखे हैं उसने काम के लिए अपने खेत में, वो मेहनत से काम करें और सस्ते में काम करें। दे शुड बी एबल टू सेटल दियर चिल्ड्रन अब्रॉड, और अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेज सकें। फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर क्रॉप्स। तो ऐसा किसान जो सिर्फ बारिश पे डिपेंडेंट है कि बारिश होगी भैया तो भी खेती हो पाएगी, तो वो क्या चाहेगा डेवलपमेंट से, वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम। यानी अब जो बारिश पे डिपेंड है तो वो चाह रहा है कि ऐसा कुछ हमारी खेती के लिए, सिंचाई के लिए सिस्टम बन जाए जिससे हमें बारिश पे बहुत ज्यादा डिपेंड ना रहना पड़े। अगर थोड़ी भी बारिश हो तो दूसरे जरिए से, जैसे ट्यूबवेल वगैरह हो गया, कैनाल्स वगैरह हो गया, इसके जरिए से मैं पानी ले सकूं और हमारी खेती हो सके। तो वो ये चाहेगा कि एक अच्छा सा इरिगेशन सिस्टम डेवलप हो जाए। कंपनसेशन इन द एब्सेंस ऑफ रेन, अगर बारिश नहीं होती तो भाई जो उसने लोन वगैरह लिया है उसमें कुछ छूट मिल जाए या कर्ज माफ हो जाए। न्यूज़ में बहुत चल रहा था अभी कुछ दिन पहले तक, और अभी भी चलता रहता है कि किसान डिमांड कर रहे हैं कि उनका कर्ज माफ कर दिया जाए। तो या तो छूट मिल जाए उनको कि भाई ठीक है कुछ कम ही पैसा दे दो, या बिल्कुल कर्ज उनका माफ कर दिया जाए। क्रॉप इंश्योरेंस, यानी अगर किसी वजह से फसल खराब होती है तो उसका इंश्योरेंस हो, यानी जिस कंपनी से इंश्योर कराए वो उनको पैसा दे अगर फसल खराब होती है। हाईएस्ट सपोर्ट प्राइस टू दियर क्रॉप्स, और जो की फसल है उसके लिए अच्छा खासा उनको पैसा मिले। अ रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली, यानी एक वो महिला जो एक ऐसे परिवार से है जिसके पास खुद की जमीन है, तो वो क्या चाहती है, मोर अर्निंग फ्रॉम लैंड इफ गिवन ऑन रेंट। तो देखिए ये मैंने अपने से लिखा हुआ है, आप जो भी आपको अच्छा लगे वो अपने से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही वाला आपको कॉपी करना है, ठीक है। इसमें सिर्फ उसके नजरिए से सोचना है कि वो महिला जिसके घर के पास, यानी जिसके घर वालों के पास जमीन है, तो वो क्या चाहेगी डेवलपमेंट के लिए। तो ये अपने से सोच के आप उसकी जगह पर रख के अपने आप को देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो जमीन, तो क्या है पहली चीज हम इसमें देखते हैं, तो अगर वो किराए पर अपनी जमीन दे रहे हैं उसके परिवार वाले, तो उससे ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले। एजुकेशन ऑफ दियर चिल्ड्रन इन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, और उसके बच्चे जो है वो अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ सकें। देयर इज नो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, और जेंडर की बेसिस पर, यानी महिला होने की वजह से, एक वुमेन होने की वजह से उसके साथ भेदभाव ना किया जाए। फॉर एग्जाम्पल अक्सर होता है जैसे अगर प्रॉपर्टी का डिवीजन होता है तो अक्सर लड़कियों को हिस्सा नहीं देते लोग, तो ये सारी चीजें ना हो उसके साथ। तो उसके लिए डेवलपमेंट का मकसद ये है।
अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, यानी शहर के एरिया के अंदर जो रहने वाला आदमी है, जिसके पास जॉब नहीं है, जिसके पास कोई नौकरी नहीं है, वो क्या चाहेगा? तो पहली चीज़ बिल्कुल आसान है, मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जॉब निकले और उसकी अपॉर्चुनिटी हो ताकि उसकी नौकरी मिलने की चांस बढ़ जाए। अ परमानेंट वाइट कॉलर जॉब, एक अच्छी शरीफों वाली नौकरी मिल जाए। गुड फैसिलिटी फॉर लर्निंग स्पेशल स्किल्स फॉर जॉब, बहुत सारी जॉब में कुछ ऐसी एक स्पेशल स्किल चाहिए होती है कि अगर आपके पास वो है, बहुत सारा कोर्स आदमी करता है कि अगर जॉब में वो चीज़ मांगी जाए तो मैं वहाँ अप्लाई कर सकूँ। तो ऐसी अच्छी फैसिलिटी अगर उसको मिल जाए कि आसानी से वो स्किल सीख सके, तो उसके लिए ये चीज़ डेवलपमेंट है। हैविंग हिज ओन हाउस इन सिटी, शहर के अंदर उसका एक घर हो। अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, अब एक लड़का जो शहर के अंदर एक अमीर घर का लड़का, वो डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचता है? परस्यू हायर स्टडीज अब्रॉड, कि वो बाहर जाकर अपनी जो आगे की पढ़ाई है वो कर सके। शुड बी अलाउड टू डिसाइड अबाउट हिज कैरियर, वो अपने कैरियर के बारे में डिसाइड कर सके, वो क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है या कोई और जॉब करना चाहता है, इंजीनियर, डॉक्टर, किसी जगह भी जाना चाहता है, तो उसको इसकी आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपने कैरियर के बारे में डिसाइड कर सके। अपॉर्चुनिटी एंड फंड फॉर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसके पास फंड होना चाहिए। ओन हाउस एंड कार, और उसके पास खुद की अपनी एक घर होना चाहिए और कार हो, वो ये चाहता है। अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, एक वो लड़की जो अमीर घर की है। शी गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर एंड इज एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट्स टू डू इन लाइफ, तो वो क्या चाहेगी कि उसको भी उतनी ही आज़ादी मिले जितना उसके भाई को मिली है, और वो भी डिसाइड कर सके वो ज़िंदगी में उसे क्या करना है। शी इज़ एबल टू परस्यू हर स्टडीज़ अब्रॉड, वो भी चाहती है कि वो बाहर जाकर अपनी पढ़ाई कर सके। एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, नर्मदा वैली के अंदर रहने वाले आदिवासी के लिए डेवलपमेंट क्या है? तो पहली चीज़ क्या है? नो डिफॉरेस्टेशन इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, यानी पेड़ों को ना काटा जाए। आदिवासी लोग जनरली थोड़े हरे-भरे एनवायरनमेंट में रहना चाहते हैं, तो ऐसा ना हो कि डेवलपमेंट के नाम पर वहाँ के पेड़ काट दिए जाएँ। और दूसरी चीज़ क्या है? नो फर्दर इंक्रीज़ इन द हाइट ऑफ सरदार सरोवर डैम। अब आप सोचेंगे ये क्या चीज़ मैंने लिख दी? देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, आदिवासी नाम लिखा है नर्मदा रिवर, यानी सॉरी नर्मदा वैली। तो अगले पेज पे आपको एक फिगर दिख रही होगी, ये फिगर आप देख रहे हैं? यहाँ ऊपर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है अ डेमोन्स्ट्रेशन मीटिंग अगेंस्ट राइजिंग द हाइट ऑफ सरदार सरोवर डैम ऑन नर्मदा रिवर। तो भाई नर्मदा वैली के अंदर जो रहने वाले लोग थे, तो उनको ये प्रॉब्लम थी कि जो सरदार सरोवर डैम बना हुआ है नर्मदा रिवर पर, उसकी हाइट अगर बढ़ जाएगी। देखिए डैम बनाया जाता है तो क्या करते हैं, एक वॉल बना देते हैं और पानी के फ्लो को रोक दिया जाता है, पानी नहीं आगे बढ़ पाता। तो जब पानी आगे नहीं जा पाएगा तो चारों तरफ फैलेगा। तो जो आसपास के गांव थे वो डूब गए। अब किसी तरीके से गवर्नमेंट ने उनके आसपास वाले गांव वालों को सेटल कर दिया, लेकिन अगर और ज़्यादा हाइट बढ़ाई जाएगी तो और दूर तक पानी फैलेगा और गाँव चले जाएँगे, तो उसके खिलाफ ये लोग एक तरह से प्रदर्शन कर रहे थे। तो इसीलिए लिखा है कि वो लोग चाहेंगे कि ये सरदार सरोवर डैम की हाइट और ना बढ़ाई जाए, क्योंकि हाइट बढ़ जाएगी तो और ज़्यादा गाँव डूब जाएँगे पानी के अंदर। 2 और है जो आपकी बुक में लिखा, खाली जगह थी, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने एक एग्ज़ाम्पल ले लिया है फैक्ट्री वर्कर का, ठीक है? तो वो क्या चाहेगा, बेटर वेजेस फॉर देयर वर्क, उसके काम के लिए अच्छी सैलरी मिले, जॉब सिक्योरिटी हो, साफ-सफाई हो जहाँ पर वो काम करता है, और कोई भी प्रेशर ना हो ओवर टाइम का कि भैया 12-15 घंटा काम उससे करा रहे हैं, तो ऐसा कुछ ना हो, ठीक है? डॉक्टर क्या है? प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इन ट्रीटिंग पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एन एयरबोर्न डिजीज़, तो ऐसी बीमारी जैसे आजकल कोरोना फैला हुआ है, तो इन सारी बीमारी जो हवा के ज़रिए या एक दूसरे में आसानी से फैल जाती है, तो उनके लिए डॉक्टर के पास एक प्रॉपर इक्विपमेंट होना चाहिए, इसके ज़रिए वो खुद अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है? लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल मशीन्स फॉर बेटर ट्रीटमेंट, अच्छे ट्रीटमेंट के लिए उनके पास अच्छी-अच्छी नई-नई टेक्नोलॉजी आ जाए, तो एक डॉक्टर ये चाहता है डेवलपमेंट से। तो ठीक है, तो ये टेबल यहीं खत्म होता है, आगे बढ़ते हैं। हैविंग फिल टेबल 1.1 लेट अस नाउ एग्जामिन इट, चलो हम इसकी जांच पड़ताल करते हैं। अब तो फिल कर लिया। डू ऑल ऑफ दीज पर्सन हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस, क्या है जितने लोग हैं सबके लिए डेवलपमेंट का वही मतलब है? मोस्ट लाइकली नॉट। तो आप देखेंगे नहीं, हर कोई चाहता है डेवलपमेंट के बारे में अलग अलग सबकी सोच है, ठीक है? ईच वन ऑफ देम सिक्स डिफरेंट थिंग, हर कोई अलग अलग चीज चाह रहा है डेवलपमेंट के नाम पे। दे सीक थिंग दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम, वो ऐसी चीज चाहते हैं जो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई कहेगा इरिगेशन सिस्टम सही हो जाए, कोई बाहर पढ़ना चाहता है, तो जो जिसके लिए इंपॉर्टेंट है वो उसी चीज को पूरा होना डेवलपमेंट समझ रहा है। दैट इज दैट विच कैन फुलफिल दियर एस्पिरेशन और डिजायर, यानी वो चीजें जो उनकी तमन्नाओं को और उनकी इच्छाओं को पूरा करे,
वो चीज वो चाहते हैं। इनफैक्ट एट टाइम्स टू पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन में सीक थिंग्स विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग, और ऐसा भी हो सकता है कि दो लोग या कुछ लोग ऐसी चीज चाह रहे हैं जो आपस में टकराव हो रहा है। अब इसका क्या मतलब है, एग्जाम्पल से समझते हैं। अ गर्ल एक्सपेक्ट एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर एंड दैट ही कैन ऑल्सो शेयर इन द हाउस होल्ड वर्क। अब एक लड़की ये चाहती है कि उसे अपने भाई की जितनी ही आज़ादी मिले और उतनी ज़्यादा उसको अपॉर्चुनिटी मिले, जैसे अपने पढ़ाई करने में या आगे जॉब करने में उतना ही मौका मिले जितना उसके भाई को मिलता है। और क्या चाहती है कि मेरा भाई भी हमारे साथ घर के कामों में हाथ बटाए, खाना बनाने में और दूसरे कामों में मेरा भाई भी मेरे साथ हाथ बटाए, यानी काम करे। हर ब्रदर में नॉट लाइक दिस। अब उसके भाई को तो ये पसंद नहीं आएगा। तो जो लड़की चाह रही है कि मेरा भाई मेरे साथ काम करे घर का, तो वो उसके खिलाफ जा रहा है उसके भाई के। तो उसका भाई चाह रहा है कि नहीं, मुझे तो घर का काम नहीं करना चाहिए। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, यानी टकराव हो रहा है, आपस में विरोध हो रहा है। वो कह रही भाई को काम करना चाहिए और भाई कह रहा है मुझे काम नहीं करना है। सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट में वांट मोर डैम्स। इसी तरीके से अगर ज़्यादा से ज़्यादा बिजली बनानी है तो इंडस्ट्री वाले क्या चाहेंगे कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा डैम बनाओ ताकि वहां से हम बिजली बना सकें। ठीक है, तो डैम्स के जरिए बिजली बनाई जाती है, पानी को रोकते हैं, फिर जब स्पीड से जाता है वो पानी तो उसके जरिए टरबाइन को चलाया जाता है, फिर वहां से बिजली बनती है। ठीक है, बट दिस में सबमर्ज द लैंड एंड डिस्टर्ब द लाइव्स ऑफ द पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड सच एज ट्राइबल्स। लेकिन जो आदिवासी लोग हैं फिर क्या होगा, जब पानी को रोक दोगे तो चारों तरफ फैलेगा, जैसे मैंने पहले बताया। और जो वहां के रहने वाले लोग हैं, जैसे आदिवासी लोग हैं, उनको वहां से जाना पड़ेगा और उनकी जिंदगी पर बड़ा असर पड़ेगा। दे माइट रिसेंट दिस एंड में प्रेफर स्मॉल चेक डैम्स और टैंक्स टू इरिगेट दियर लैंड्स। इस आइडिया से, डैम बनाने से नाराज हो जाएंगे, इस आइडिया से कि भाई डैम नहीं बनना चाहिए क्योंकि हमारा फिर गांव जुड़ जाएगा, हम कहाँ जाएंगे। अब वो चाहेंगे कि छोटे छोटे लेवल पे डैम बन जाए, इस तरह से कि भाई चलो ठीक है, काम भी चल जाए और हमारा गांव भी ना डूबे। और ऐसे टैंक बनाए जाए जिससे हम आसानी से खेती कर सकें। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी आपस में टकराव हो रहा है इंडस्ट्रियलिस्ट में और ट्राइबल लोगों में। सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। दो चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई। वन, डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। पहली चीज क्या हो गई कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट के मकसद है, यानी अलग अलग लोग समझते हैं कि डेवलपमेंट अलग अलग है। एंड टू, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। यह वो चीज जो किसी के लिए डेवलपमेंट है हो सकता है दूसरे के लिए डेवलपमेंट ना हो। इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर। और ऐसा भी हो सकता है कि वो दूसरे के लिए नुकसानदेह हो। अब यहाँ पर भी एक डायग्राम बना हुआ है, एक आदमी कार से जा रहा है, तो ये कह रहा है दोस्त पीपुल डोंट वांट टू डेवलप। यानी हो सकता है कि सड़क किनारे कई सीन होगा, गाड़ी तो वहीं चलेगी। तो इसके लिए क्या है कि ये लोग जो सड़क किनारे बैठे रहते हैं उनकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, इसकी सोचना ऐसे है। अब हम देखते हैं इनकम एंड अदर गोल्स। इफ यू गो टू ओवर टेबल 1.1 अगेन, यू विल नोटिस वन कॉमन थिंग। What people desire are regular work, better wages and decent price for their crop or other product what they produce। तो अगर टेबल 1.1 आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया था, तो आपको एक चीज कॉमन दिखेगी, ये कि लोग चाहते हैं कि हमें रेगुलर काम मिले और अच्छी मजदूरी मिले, ठीक है, बेटर वेजेस मिले, और जो उनकी फसल है या दूसरी चीज जो वो बना रहे हैं वो सही दाम में बिक जाए। इन अदर वर्ड्स दे वांट मोर इनकम। तो कुल मिलाकर मकसद एक ही है कि उनको पैसा ज्यादा मिले, उनकी इनकम ज्यादा हो। अब भाई कोई आदमी ये सोच रहा है, जैसे हमने पढ़ा था ना जो लैंडलेस रूरल लेबर के बारे में, तो वो उसका क्या था डेवलपमेंट गोल, मोर डेज ऑफ वर्क, यानी बहुत ज्यादा हमको काम मिले। तो भाई कोई आदमी को क्यों इतना काम करना चाहेगा, काम इसीलिए वो चाह रहा है ताकि हम ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा। तो सिंपल ज्यादातर केसों में हमने यही देखा था कि लोगों को ज्यादा इनकम चाहिए। अब जो जिस लाइन का होगा उसी लाइन से वो मांगेगा। Besides seeking more income, one way or the other, people also seek things like equal treatment, freedom, security and respect of other। अब पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ऐसा आपने सुना होगा कहते हुए। तो यहां पर भी वही केस लागू होता है। वही चीज समझना है कि इनकम के अलावा और भी चीजें हैं जो इंसान देखता है, जैसा कि बराबरी का मामला हो, कोई भेदभाव हमारे साथ ना किया जाए, और फ्रीडम यानी आजादी हो, और सिक्योरिटी हमको मिले, सुरक्षा मिले, और दूसरों के लिए रिस्पेक्ट मिले। तो ये चीजें भी इंसान देखता है इनकम के अलावा। दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, और भेदभाव होता है तो उससे वो नाराज हो जाते हैं लोग और उनको तकलीफ होती है। ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट गोल्स। तो ये सारी चीजें जो हमने पढ़ा है, चाहे इनकम, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, इक्वालिटी, ये सब भी एक इंपॉर्टेंट गोल है। इनफैक्ट इन सम केसेस दीज में बी मोर इंपॉर्टेंट देन
more income or more consumption because material goods are not all that you need to live. और कभी कभी ऐसा होता है, ये सारी चीजें, चाहे वो जो पैसे की हम बात कर रहे हैं, चाहे इनकम हो या और भी दूसरी कंजम्पशन की चीजें हो जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम मटेरियल गुड्स कहते हैं। तो ये कंजम्पशन वाली चीजें जो होती हैं उसे हम मटेरियल गुड्स कहते हैं। मटेरियल इसलिए कहा गया क्योंकि उसकी जो मौजूदगी है वो हमें समझ में आती ही दिखती है। जैसे गाड़ी हो गई आपके पास, और घर हो गया, और घरों के अंदर जो फर्नीचर है और जो खाना आप खाते हैं, ये सारी चीज मटेरियल गुड्स के अंदर आता है क्योंकि ये चीज आपको दिखाई पड़ती है। तो चाहे इनकम हो, आपकी सैलरी हो, या कोई मटेरियल गुड्स हो, कभी कभी इन सारी चीजों से भी इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हो जाती हैं। मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट इज वन फैक्टर ऑन विच लाइफ डिपेंड्स। तो पैसा या पैसे से जो भी मटेरियल चीजें हम खरीद सकते हैं, घर है, गाड़ी है, खाने की चीजें हैं, ये सारी चीजें, तो पैसा चाहे ये खरीदने वाली चीजें, ये एक चीज है जिस पर जिंदगी आदमी की डिपेंड करती है। बट द क्वालिटी ऑफ अवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स मेंशन्ड अबव। लेकिन जो हमारी जिंदगी की क्वालिटी है ना, वो सिर्फ इन्हीं चीजों पर, पैसे और दुनिया भर की और चीजों पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि उन नॉन मटेरियल चीजों पर भी डिपेंड करती है जिसको हमने ऊपर डिस्कस किया, यानी सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी को दिखाई देने वाली चीज है नहीं, ठीक है, ये सिक्योरिटी है भाई। सिक्योरिटी गार्ड तो दिखने वाली चीज है, लेकिन सिक्योरिटी एक टर्म अपने में दिखने की चीज नहीं है। रिस्पेक्ट कोई दिखने वाली चीज नहीं कि भाई रिस्पेक्ट कितना बड़ा है, क्या साइज है, क्या वेट है उसका, तो नहीं होता ना। इसी तरह फ्रीडम है, तो कोई मेजरमेंट की चीज नहीं है ये सब। तो इसीलिए इसको नॉन मटेरियल कहा गया कि कोई मटेरियल इसका शेप साइज नहीं होता। तो ये भी डिपेंड करती है हमारी जिंदगी की क्वालिटी को इंप्रूव करने में। इफ इट इज नॉट ऑब्वियस टू यू, देन जस्ट थिंक ऑफ योर द रोल ऑफ योर फ्रेंड इन योर लाइफ। अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं हो गई हो, बात समझ में नहीं आई हो, तो जरा अपने दोस्त की कीमत अपनी जिंदगी में देखिए कि फ्रेंडशिप या आपका जो फ्रेंड है आपकी जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेंडशिप कोई दिखने वाली चीज तो है नहीं ना, एक नॉन मटेरियल चीज है, लेकिन वो कितना इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड आपके लिए। यू मे डिजायर दियर फ्रेंडशिप, आप चाहोगे दोस्ती। सिमिलरली देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर नॉट इजिली मेजर्ड बट दे मीन अ लॉट टू अवर लाइफ। इसी तरह बहुत सी और चीजें हैं जिसे हम मेजर नहीं कर सकते, नाप तोल नहीं सकते, लेकिन हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर ऑफन इग्नोर्ड, अक्सर इसे नजरअंदाज हम कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब जॉब में आदमी लग जाता है तो दोस्तों को भूल जाता है, तो अक्सर हम क्या करते हैं, इसे नजरअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। However, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. हालांकि ये कहना गलत होगा और ये नतीजे पर पहुंचना गलत होगा कि जिस चीज को हम मेजर नहीं कर सकते, नाप तोल नहीं सकते, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उनकी भी कीमत होती है यार, इंपॉर्टेंट है वो। कंसिडर अनदर एग्जाम्पल, चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इफ यू गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस, बिफोर एक्सेप्टिंग इट यू वुड ट्राई टू कंसिडर मैनी फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम इनकम, सच एज फैसिलिटी फॉर योर फैमिली, वर्किंग एटमोसफियर और अपॉर्चुनिटी टू लर्न। अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर आपको कहीं दूर जगह पर कहीं जॉब मिल गई, तो जॉब को एक्सेप्ट करने से पहले आप बहुत सारी चीजें देखोगे। जैसे कि भैया पैसा कितना मिल रहा है, तो इनकम, इनकम के अलावा, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इनकम, यानी इनकम के अलावा, इनकम तो देखोगे ही, उसके अलावा क्या है कि हमारा, अगर हम फैमिली लेकर जाएं तो फैमिली के लिए क्या फैसिलिटी है, यहाँ जहाँ काम करेंगे वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, या मुझे कितना सीखने को मिलेगा। इन अनदर केस, अ जॉब में गिव यू लेस पे बट में ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दैट इनहेंस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी। और दूसरे केस में देखें कि अगर कोई एक जॉब आपको मिल रही है, लेकिन वो आपको सैलरी कम दे रही है, लेकिन साथ ही साथ आपको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वर्कर्स होते हैं, तो एक तो घर में मजदूर वगैरह जो काम करते हैं, अगर आपके घर में कोई कंस्ट्रक्शन का काम लगा है तो जनरली महीने 2 महीने का काम होगा। वहीं अगर किसी बड़ी जगह पे काम कर रहे हैं, कोई बड़े प्रोजेक्ट पे 2-3 साल के लिए, तो एक आदमी वहां काम करना चाहेगा, कहेगा भैया थोड़ा पैसा कम ही मिल जाए, लेकिन 2-3 साल के लिए हमें टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। तो यहाँ यही कह रहा है कि अगर आपको पैसा कम मिल रहा है लेकिन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, यानी आपको लगातार 2-3 साल के लिए नौकरी मिल गई, अब वो काम चलता रहेगा और आपका जो है कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और इसी के साथ साथ आपको सिक्योरिटी भी मिल गई कि भैया जॉब जाने का कोई खतरा नहीं है, कि हमें 2-3 साल तक तो काम करना ही है, तो कम पैसे भी आप काम कर लोगे। Another job, however, may offer high pay but no job security and also leave no time for the family. वहीं दूसरी जगह कोई ऐसी जॉब है जहां पर आपको सैलरी तो अच्छी मिल रही है, लेकिन जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी निकाला जा सकता है, और आपको अपने परिवार के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा। 10-15 घंटा आप काम करोगे और उसके बाद फैमिली के लिए कोई टाइम नहीं रहेगा। दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। इससे आपकी सिक्योरिटी भी नहीं रहेगी कि कभी भी निकाला जा सकता है, आपके मन में एक डर बना होगा, और आज़ादी भी नहीं मिलेगी। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स गोल। तो इसी तरीके से जब हम अपने बारे में सोचते हैं ना,
जॉब के बारे में जैसे हमने बात की, तो बहुत सारी चीजें देखते हैं। इसी तरह डेवलपमेंट के बारे में भी आदमी देखता है, तो एक चीज नहीं सिर्फ सोचता, बल्कि मिक्स ऑफ गोल्स देखता है, यानी बहुत सारी चीजों पर उसकी नजर होती है डेवलपमेंट को लेकर। इट इज ट्रू दैट इफ वुमेन आर एंगेज इन पेड वर्क, देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीजेज। और ये सच बात है कि अगर कोई महिला अगर ऐसे जॉब वगैरह कर रही है, यानी पेड वर्क में, तो यानी जॉब का ही बात हो रही है, तो जॉब कर रही है तो उसकी जो शान होती है, डिग्निटी होती है, वो घर में भी और समाज में भी बढ़ जाती है। However, it is also the case that if there is a respect for women, there will be more sharing of housework and a greater acceptance of women outside working outside. तो जैसे बाहर काम करने वाली, जॉब करने वाली महिला की सोसाइटी के अंदर इज्जत बढ़ जाती है, इसका उल्टा भी हम समझ सकते हैं कि अगर उसे रिस्पेक्ट मिले और उसे घर के काम में उसका हाथ बटाया जाए, तो समाज में वो बाहर जाकर बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस उसको मिलेगा और वो बाहर जाकर जॉब कर सकती है और काम कर सकती है। A safe and secure environment may allow more women to take up a variety of jobs or run a business. एक ऐसा सुरक्षित माहौल बन जाएगा, एनवायरनमेंट बन जाएगा, तो महिलाओं को और ज़्यादा मौका मिलेगा कि वो जॉब में जाएं या कोई बिजनेस चलाएं। Hence, the development goals that people have are not only about better income but also about other important things. तो हमें यही बात समझ में आई कि डेवलपमेंट गोल्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो सिर्फ अच्छी इनकम की ही बात नहीं होती, बल्कि और भी चीज़ें जो लाइफ में इंपॉर्टेंट हैं उसको भी देखा जाता है। National development. As we have seen above, individuals seek different goals, then their notion of national development is likely to be different. तो जैसा हमने देखा कि अलग अलग लोगों के लिए जो डेवलपमेंट गोल्स है वो भी अलग होता है। तो जब देश के बारे में वो लोग सोचेंगे, तो देश के बारे में भी अलग अलग सोचेंगे, डिफरेंस होगा उसके अंदर। डिस्कस अमंग योर सेल्फ ऑन वॉट इंडिया शुड डू फॉर डेवलपमेंट। अब चला डिस्कस करिए अपने आसपास वालों से और पता करिए कि वो क्या सोचते हैं कि भारत को विकास करने के लिए, डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए। मोस्ट लाइकली यू विल फाइंड दैट डिफरेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव गिवन डिफरेंट आंसर टू अबव क्वेश्चन। और आप क्लास में अगर ये सर्वे करोगे और डिस्कस करोगे, तो आपको ये पता चलेगा कि अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग अलग राय है डेवलपमेंट को लेकर। ठीक है, सबका आंसर अलग अलग होगा। इनफैक्ट यू माइट योर सेल्फ थिंक ऑफ मैनी डिफरेंट आंसर एंड नॉट टू बी टू श्योर ऑफ एनी ऑफ दीज। यहाँ तक कि आप खुद सोचोगे तो बहुत सारे आपके दिमाग में आंसर आएंगे कि यार ऐसा करना चाहिए या ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, और किसी के बारे में आप श्योर नहीं होगी कि यही कर लें तो डेवलपमेंट हो ही जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड that different person could have different as well as conflicting notion of the country's development. तो ये बात का हमें ध्यान रखना है, जैसे हमने अपने बारे में सोचा था कि अलग अलग लोगों के लिए अपने बारे में डेवलपमेंट का क्या मकसद है, इसी तरह जब देश के बारे में लोग सोचेंगे तो हर कोई नेशनल डेवलपमेंट के बारे में अलग अलग राय देगा। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उनकी जो आंसर्स हैं, उनके जो गोल्स हैं, वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं, टकराव हो सकता है। However, can all the ideas be considered equally important? लेकिन क्या सारे ही जो आइडिया दिए जा रहे हैं वो सब बराबर ही इंपॉर्टेंट होंगे? हो सकता है कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, कोई कम इंपॉर्टेंट हो। और इफ़ देयर आर कॉन्फ्लिक्ट, हाउ डज वन डिसाइड? और कभी आपस में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, विरोध हो जाता है, कोई कहे कि ऐसा करना चाहिए, दूसरा कहा ऐसा नहीं करना चाहिए बल्कि ऐसा करना चाहिए, तो अब यहाँ जो अपोजिट वाला मामला आ जाता है, जहाँ टकराव आ जाएगा, जहाँ विरोध आ जाएगा, तो कैसे डिसाइड करोगे किसकी बात मानना है? क्योंकि देश के बारे में बात हो रही है ना। व्हाट वुड बी अ फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल? कौन सा ऐसा सही वाला और न्याय भरा रास्ता होगा, यानी बीच का कौन सा ऐसा रास्ता होगा कि दोनों लोग तैयार हो जाएं उस पर। वी ऑल्सो हैव टू थिंक वेदर देयर इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। हमें ऐसे रास्ते ढूंढने पड़ेंगे कि जो सबसे बेहतर हो, कि उस रास्ते पे चलें तो सबका काम बन जाए। वुड द आइडिया बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ओनली अ स्मॉल ग्रुप? क्या ये जो आइडिया हम दे रहे हैं वो थोड़े लोगों के लिए फायदेमंद है या ज़्यादा लोगों को फायदा होगा? ये भी तो देखना पड़ेगा ना। ज़्यादा लोग इससे फायदा उठाएंगे इस आइडिया को पूरा होने से, कि बस थोड़े ही लोग का ही फायदा है? नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस। तो नेशनल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो इन्हीं सारे सवालों पर सोच विचार होता है और इसी के बारे में हम स्टडी करते हैं और काम करते हैं कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। अब अलग अलग देशों को या अलग अलग राज्यों को हम किस तरह से कंपेयर करते हैं। यू माइट आस्क इट, if development can mean different things, how come some countries are generally called developed and other underdeveloped?
अब आप एक सवाल करोगे कि जब अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब ही अलग होता है, तो आप कैसे कह सकते हो कि कुछ देश डेवलप्ड हैं या कुछ देश अंडर डेवलप्ड हैं, यानी अभी डेवलप होना शुरू नहीं करे हैं? तो कैसे डिफाइन कर सकते हो? क्योंकि दोनों चीज अलग है। जैसे हम मैंगो और बनाना में कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि वो दोनों एक अलग फल हैं। हम ये तो कह सकते हैं ये आम ज्यादा मीठा है, ये कम है, लेकिन इन दोनों की मिठास में कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि वो दोनों अलग चीज हैं। इसी तरह का से हम कह सकते हैं 12 सेंटीमीटर और 5 केजी में कैसे कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि वो दोनों अलग यूनिट है। इसी तरह जब लोगों के लिए अलग है डेवलपमेंट का मतलब, तो कंपैरिजन हम कैसे कर सकते हैं? बिफोर वी कम टू दिस, लेट अस कंसीडर अनदर क्वेश्चन। इस पर हम बाद में आएंगे, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले एक और सवाल उठता है, तो उस सवाल को देखते हैं क्या है। When we compare different things, they could have similarities as well as differences. जब हम किसी चीज की तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो उसमें कुछ सिमिलैरिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है, और डिफरेंसेस भी मिल जाएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल जो दिया था मैंगो और बनाना का, तो उसमें सिमिलैरिटी अगर आप ढूंढना चाहें कि दोनों में क्या सेम है, तो आपको वो भी मिल जाएगी। वो क्या? कि दोनों ही फल हैं और दोनों के ही छिलके उतार कर खाया जाता है, चाहे वो बनाना हो चाहे मैंगो हो। ओके, कोई छिलके के साथ तो खाता नहीं, कोई खाता हो तो भाई कुछ और ढूंढ लो सिमिलैरिटी। डिफरेंसेस भी मिल जाएंगे। डिफरेंस क्या हो जाएगा? दोनों का टेस्ट अलग होगा, और क्या होगा, हो सकता है उनका रेट अलग हो, कोई महंगा हो कोई सस्ता हो। तो ठीक है, डिफरेंसेस भी मिल जाएंगे और सिमिलैरिटी मिल जाएगी। विच एस्पेक्ट डू वी यूज टू कंपेयर देम? हमें देखना है कि हमें काम कौन सा है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, किस पहलू से हम देख रहे हैं। लेट अस लुक एट स्टूडेंट्स इन द क्लास इटसेल्फ। अपने क्लास में स्टूडेंट को ही देख लीजिए। हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स? अलग अलग स्टूडेंट्स को हम कैसे कंपेयर करेंगे? दे डिफर इन दियर हाइट, हेल्थ, टैलेंट एंड इंटरेस्ट। अब कोई होगा जिसकी हाइट ज्यादा होगी, किसी की कम होगी, तो अलग अलग स्टूडेंट की हाइट में भी और उनकी हेल्थ में भी, सेहत में भी, और उनके टैलेंट और किस चीज में वो इंटरेस्ट लेते हैं, ये सब अलग होगा। द हेल्दीएस्ट स्टूडेंट मे नॉट बी द मोस्ट स्टडियस वन। हो सकता है जो सबसे ज्यादा हेल्दी हो वो पढ़ाई में तेज ना हो, पढ़ता ना हो ज्यादा। द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट मे नॉट बी द फ्रेंडलीस्ट वन। जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होगा स्टूडेंट, हो सकता है वो बहुत अच्छा दोस्त ना हो, धोखेबाज टाइप का हो। सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट्स? तो अलग अलग स्टूडेंट को हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं? सबकी तो अलग अलग अपनी प्रॉपर्टी है, अलग अलग उनके अंदर अच्छाई और बुराई है। द क्राइटेरिया वी मे यूज डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ कंपेरिजन। तो हम पूछेंगे भैया काहे लिए कंपेयर कर रहे हो, पर्पस तो बताओ, तो हम बताएंगे कि हाँ कैसे कंपेयर करना है। वी यूज डिफरेंट क्राइटेरिया टू चूज अ स्पोर्ट्स टीम। अब आपके स्कूल में कोई स्पोर्ट्स टीम बन रही हो, तो आप वहां क्या देखोगे? ये देखोगे कि उसके मैथ्स में कितने मार्क्स हैं या साइंस में कितने मार्क्स हैं, या फिर ये देखोगे कि वो किस स्पोर्ट्स में अच्छा खेलता है। अगर वो अच्छी बैटिंग कर लेता है, फॉर एग्जाम्पल अगर क्रिकेट टीम बन रही है, तो आप ये नहीं देखोगे उसके मार्क्स कितने हैं, बस उसको स्पोर्ट्स टीम में आप सेलेक्ट कर लोगे उसके स्पोर्ट की वजह से, उसके खेल अच्छा खेलने की वजह से। इसी तरह अगर डिबेट टीम होगी, तो वहां ये नहीं मतलब रखेगा कि कोई कितनी अच्छी बैटिंग करता है, वहां ये देखेंगे किसके पास नॉलेज कितनी है, कौन इतना अच्छा बोल सकता है डिबेट में। अब म्यूजिक टीम में वही आएगा जिसकी म्यूजिक अच्छी होगी। और अ टीम टू ऑर्गेनाइज अ पिकनिक, या कोई ऐसी टीम जो पिकनिक को ऑर्गेनाइज कर रही हो, पिकनिक के लिए प्लान बना रही हो, तो उसके अंदर जो अच्छी मैनेजमेंट स्किल होगी वो जाएगा। तो किस पर्पस के लिए आप सेलेक्ट कर रहे हो ये देखा जाएगा। Still, if for some purpose we have to choose the criteria for all round progress of the children in the class, how shall we do it? लेकिन उसके बाद भी अगर हमको देखना है कि नहीं भाई ओवरऑल बताओ कौन सबसे सही है, कौन सबसे बेहतर है और कौन नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल जो आपके क्लास का टॉपर होगा, हो सकता है उसके सारे सब्जेक्ट में मार्क्स सबसे ज्यादा ना हो, किसी सब्जेक्ट में उसके मार्क्स कम हो, लेकिन उसका ओवरऑल सबसे ज्यादा मार्क्स होने की वजह से उसने टॉप किया है। तो इसी तरह से हम कई खूबियों को मिलाते हैं और उसके बाद फिर हम देखते हैं। यूजुअली वी टेक वन और मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम एक से ज्यादा खूबियों को लेते हैं और उसकी बेसिस पे हम कंपेयर करते हैं। ऑफ कोर्स देयर कैन बी डिफरेंसेस अबाउट व्हाट आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट शुड फॉर्म द बेसिस ऑफ कंपैरिजन। बिल्कुल डिफरेंस हो सकता है कि कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई कहेगा ये वाली चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट होंगी और कुछ नहीं। तो हम कंपैरिजन के लिए कौन सी बेस बनाएंगे? फ्रेंडलीनेस एंड स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, क्रिएटिविटी और मार्क्स सिक्योर्ड। जैसे स्टूडेंट की बात कर रहे थे, तो आप देखोगे कि
दोस्ती किसकी अच्छी है, अगर किसी को दोस्त बनाना होगा तो देखोगे हाँ कौन अच्छी दोस्ती निभा सकता है। तो स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन यानी कौन कितना सहयोग करने वाला है, साथ देने वाला है, कौन क्रिएटिव टाइप का है, नई नई चीजें उसके आइडियाज दिमाग में आते हैं, या उसके मार्क्स कितने हैं। दिस इज ट्रू फॉर डेवलपमेंट टू, डेवलपमेंट के बारे में भी ऐसा ही है कि कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी जिसको आपको ध्यान देना पड़ेगा, और कुछ चीजें कम होगी। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। तो जो हम देश को कंपेयर करते हैं तो एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है देखने की, वही देखते हैं कि इस देश की कितनी इनकम है। क्योंकि अच्छी इनकम होगी तो अच्छा हॉस्पिटल बना पाएंगे, अच्छी सेहत, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिल पाएगी, अच्छी एजुकेशन मिल पाएगी। तो हम कुल मिला के जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम देखते हैं एक देश के अंदर, वो क्या है कि उसकी इनकम कितनी है। कंट्रीज विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर विद लेस इनकम। तो जिस देश के पास ज्यादा इनकम होगी, ज्यादा पैसा होगा, वो ज्यादा डेवलप कहलाएंगे। दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल द थिंग दैट ह्यूमन नीड्स। ये सिंपल सी बात है समझने वाली कि अगर ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा वो चीजें खरीद सकते हैं जो इंसान को जरूरत पड़ती है। वॉट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव, दे विल बी एबल टू गेट विद ग्रेटर इनकम। जो भी चीज इंसान चाहता है या उसके पास होनी ही चाहिए, जरूरी है, वो ज्यादा इनकम की वजह से आप खरीद सकते हो। सो ग्रेटर इनकम इटसेल्फ इज कंसीडर्ड टू बी वन इंपॉर्टेंट गोल। तो जो ज्यादा इनकम का सवाल है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है जब हम किसी देश का कंपैरिजन करते हैं। नाउ व्हाट इज द इनकम ऑफ द कंट्री। अब देश की इनकम क्या है, अब तो बोल रहे देश की इनकम, तो देश की इनकम है क्या। इंट्यूटिवली द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। तो जो इनकम है देश की ना, वो सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो जितने लोग देश के अंदर हैं वो जितना कमा रहे हैं सबका टोटल कंट्री की इनकम कहलाएगी। दिस गिव्स अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। तो यहां से क्या मिल जाएगा, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। However, for comparison between the countries, total income is not such an useful measure. लेकिन अगर देश को कंपेयर करना है तो टोटल जो इनकम है ना, वो ज्यादा इतना काम की आपको नहीं नजर आएगी। ऐसा क्यों? Since countries have different population, comparing total income will not let us what an average person is likely to earn. अब ऐसा इसलिए क्योंकि अलग अलग देश की पॉपुलेशन अलग होती है, तो उस हिसाब से इनकम, सही इनकम का आप पता नहीं कर सकते। यानी अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो ज्यादा कमाने वाले होंगे, लेकिन खर्चा भी तो ज्यादा होगा। ठीक है, तो एक तरफ तो आप देख सकते हो कि हाँ इतने ढेर सारे लोग हैं, इतना ज्यादा पैसा आ रहा है, लेकिन उतना खर्चा भी हो रहा है। तो पॉपुलेशन की वजह से आप सही अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन से कंट्री के पास ज्यादा पैसा है। आर पीपल इन वन कंट्री बेटर ऑफ देन अदर इन द डिफरेंट कंट्री। क्या एक देश के लोग दूसरे देश में वालों से बेहतर हैं? Hence we compare the average income which is the total income of the country divided by the total population. तो हमने एक एवरेज इनकम का कॉन्सेप्ट लाया। ये क्या है कि टोटल जितना देश की इनकम है डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, जितने लोग रहते हैं उससे डिवाइड कर दो, एवरेज इनकम आ जाएगी। द एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। इसी को हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। In the World Development Report brought out by the World Bank, this criteria is used in classifying the country. तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक बनाई गई जो कि वर्ल्ड बैंक ने जारी किया इसको, और उसने बताया कि हम कैसे पता करेंगे कि कौन से देश डेवलप है और कौन से नहीं। कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ 12,056 यूएस डॉलर पर एनम एंड अबव इन 2017। तो 2017 में जिन लोगों की साल भर की कमाई 12,056 यूएस डॉलर है, उनकी पर कैपिटा इनकम यानी एवरेज इनकम, तो आर कॉल्ड रिच कंट्री, तो उसे हम अमीर देश कहेंगे। एंड दोज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ 955 यूएस डॉलर और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्री। और जो कम इनकम वाले या गरीब देश उनको कहेंगे जिनकी पर कैपिटा इनकम आपको 955 यूएस डॉलर आएगी। इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्री बिकॉज इट पर कैपिटा इनकम इन 2017 वाज जस्ट 1820 यूएस डॉलर पर एनम। तो हमारा जो इंडिया है ना, वो थोड़ा लो मिडिल कह सकते हैं कि लो से थोड़ा ऊपर ही है, क्योंकि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो 1820 यूएस डॉलर है एक साल में। 2017 की हम बात करें, द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ द मिडिल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज। तो अगर हम मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को हटा दें, इराक है, सीरिया वगैरह, ऐसे मिडिल ईस्ट के कंट्री को हटा दें और कुछ छोटे देशों को हटा दें, तो जितने भी बाकी रिच कंट्रीज बचते हैं उनको हम डेवलप्ड कंट्री कहते हैं। एवरेज इनकम, while averages are used for comparison, they are also hide disparities। तो भैया एवरेज जो है
वो बहुत यूजफुल आप मानते हो कंपैरिजन के लिए, लेकिन कुछ बुराई भी उसके अंदर छुपी है। वो क्या है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर टू कंट्री, दो कंट्री हम देखते हैं ए और बी। आसानी के लिए हम मान लेते हैं कि वहां 5 ही लोग रहते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन द डाटा गिवन इन टेबल 1.1 कैलकुलेट द एवरेज इनकम फॉर बोथ द कंट्रीज। तो दोनों कंट्रीज की एवरेज इनकम आप कैलकुलेट करिए। तो ये आपके पास मंथली इनकम है 2012 में। एक कंट्री ए है, वहां पर एक बंदा 9500 और ये सब वैल्यू कमा रहा है, ठीक है। दूसरा कंट्री है, वहां की वैल्यू आप देख लीजिए, ठीक है। अब दोनों का एवरेज निकालेंगे ना, तो दोनों का ही एवरेज 10,000 आएगा, ठीक है, कंट्री ए का भी कंट्री बी का भी। तो जब आप देखोगे तो लगेगा यार दोनों की पर कैपिटा इनकम तो बराबर है, तो यानी दोनों देश तो बिल्कुल एक ही जैसे हैं। विल यू बी इक्वली हैप्पी टू लिव इन द बोथ दिस कंट्रीज? क्या आप बराबर ही दोनों देशों में खुश रहोगे? भाई जब पर कैपिटा इनकम बराबर है तो दोनों देश एक ही लेवल पर होंगे। लेकिन क्या दोनों ही देशों में आप बराबर ही खुशी मिल पाएगी आपको? आर बोथ इक्वली डेवलप्ड? क्या आप ये कह सकते हो कि दोनों बराबर के ही डेवलप्ड हैं? परहैप्स सम ऑफ अस मे थिंक टू लिव इन कंट्री बी if we are assured of being its fifth citizen, but if it is a lottery that decide our citizenship number, then perhaps most of us will prefer to live in A. अब भैया बी वाले में आप देखोगे तो जो पांचवा सिटीजन है ना, उसकी सैलरी देखो 48,000 है। तो आप चाहोगे भैया हम बी वाले में रहें पांचवें नागरिक बन के, यानी हमको 48,000 मिले। लेकिन अगर लॉटरी टिकट वाला सिस्टम हो कि भैया कौन सी कैटेगरी में आओगे, फर्स्ट सिटीजन का दर्जा मिलेगा कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ, तो आप कहोगे यार अगर 5 पर्ची में से तो आप देखोगे 4 में तो 500 है और एक में ही सिर्फ 48,000 होगा। तो आपको ये डर होगा कि अगर किसी दूसरे वाले में आ गए 5 के अलावा अगर कोई नंबर हमारा निकल आया, तब तो हमको 500 ही रुपए मिलेगा। तो इसलिए आप कहोगे कि ऊपर वाला ए वाला ही ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इनकी ऊपर की सबकी सैलरी देखिए, जितने भी 1 2 3 4 5 हैं, सबकी सैलरी लगभग आस ही पास है। वहीं कंट्री बी में देखिए कि 4 लोग की तो बुरी हालत है और पांचवा सबसे ज्यादा अमीर है। Even though both the countries have identical average income, the country A is preferred because it has more equal distribution. तो आप देख रहे हैं दोनों की जो है पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम बराबर है, लेकिन कंट्री ए ज्यादा बेहतर माना जाएगा क्योंकि वहां पैसा बराबरी से बटा हुआ है। इन दिस कंट्री पीपल आर नाइदर वेरी रिच नॉर एक्सट्रीमली पुअर। ना ही यहाँ पर बहुत ज्यादा अमीर है ना बहुत ज्यादा गरीब है। ऑन द अदर हैंड मोस्ट सिटीजन इन कंट्री बी आर पुअर एंड वन पर्सन एक्सट्रीमली रिच। वहीं बी वाले में देखें तो उसके ज्यादातर जो नागरिक हैं वो बहुत गरीब हैं, सिर्फ एक आदमी बहुत ज्यादा अमीर है। Hence, while average income is useful for comparison, it does not tell us how this income is distributed. तो ये जो एवरेज इनकम है ये कंपैरिजन के लिए अच्छा तो है, लेकिन ये नहीं बताता कि कौन कितना कमा रहा है, किस तरह से पैसा बटा है। तो ये फिगर में आप देख सकते हैं, कंट्री विद नो रिच एंड पुअर, वी मेड द चेयर एंड वी यूज देम। तो ये कह रहे हैं कि हमने कुर्सी बनाई और हम यूज कर रहे हैं, सब मिल बांट कर बैठ रहे हैं। कंट्री विद रिच एंड पुअर, जहां अमीर और गरीब हैं, ये कह रहे हैं वी मेड द चेयर एंड ही टुक देम, यानी 4 कुर्सी पे आराम से लेटा हुआ है और हमको 2 ही कुर्सी पे एडजस्ट करना पड़ रहा है। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। When we look at individual aspirations and goal, we found that people not only think of better income but also have goals such as security, respect for others, equal treatment, freedom, etc. in the mind. जब हम अलग अलग लोगों की तमन्नाओं और उनके लक्ष्य की तरफ देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि लोग सिर्फ अच्छी इनकम के बारे में ही नहीं सोचते, बल्कि वो सोचते हैं कि उनको सिक्योरिटी मिले, उनको रिस्पेक्ट मिले, उनके साथ इक्वालिटी का मामला हो, बराबरी का मामला हो और उनको आज़ादी मिले। Similarly, when we think of a nation or a region, we may, besides average income, think of other equally important attributes. इसी तरीके से जैसे हर कोई अपने बारे में सोचता है ना कि सिर्फ इनकम ही नहीं और भी चीजें हमें चाहिए, उसी तरह जब हम देश के बारे में सोचते हैं तो सिर्फ देश की इनकम से ही हमको मतलब नहीं होता कि देश में बहुत ज्यादा पैसा आ जाए या देश अमीर हो जाए, बल्कि और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं जो कि उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना इनकम। वॉट कुड दीज एट्रीब्यूट्स भी? अब ये विशेषताएं या ये वो चीजें जो इनकम ही की जैसी इंपॉर्टेंट हैं, वो क्या है? लेट अस एग्जामिन दिस थ्रू एन एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। टेबल 1.3 गिव्स द पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा, केरला एंड बिहार। तो ये टेबल देख सकते हैं, टेबल 1.3, इसमें पर कैपिटा इनकम दी हुई है हरियाणा, केरला और बिहार की। ओके, एक्चुअली दीज फिगर्स आर ऑफ पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइस for 2015 and 16. Let us ignore what this complicated term exactly means. तो असल में ये
पर कैपिटा इनकम नहीं है, बल्कि इसको दूसरे नाम से जाना जाता है, ठीक है, पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर करंट प्राइसेस, इस तरह से कहा जाता है। लेकिन यहाँ ये कह रहा है कि इसको इग्नोर करिए, इस वर्ड पे ना ध्यान दीजिए। रफली वी कैन टेक इट टू बी द पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट। तो इसके वर्ड पर ना ध्यान दीजिए, सिंपल समझ लीजिए ये पर कैपिटा इनकम आपको दिया हुआ है टेबल के अंदर। वी फाइंड दैट ऑफ द थ्री हरियाणा हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम एंड बिहार इज एट द बॉटम। तो हम देखेंगे तीनों में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम किसकी है? हरियाणा की है, और सबसे कम जो है वो इनकम बिहार की है। दिस मीन्स दैट ऑन एन एवरेज अ पर्सन इन हरियाणा अर्न rupees 1,62,034 in 1 year, whereas on an average a person in Bihar earn only around rupees 31,454। तो हरियाणा की सैलरी ये मेंशन की गई है, और बिहार में ये बताया जा रहा है कि हरियाणा में हर आदमी के हिसाब से पर पर्सन इतना रुपए कमाता है, वहीं बिहार में इतना कमाता है। So if per capita income were to be used as a measure of development, Haryana will be considered the most developed and Bihar the least developed state of the three। तो हम पर कैपिटा के हिसाब से अगर मेजर करें तो हमको डाटा देखने से ही पता चल रहा है कि हरियाणा सबसे ज़्यादा डेवलप है और बिहार सबसे कम डेवलप्ड है। नाउ लेट अस लुक एट द सर्टेन अदर डाटा पर्टेनिंग टू दीज स्टेट्स गिवन इन टेबल 1.4। अब एक और टेबल आपको 1.4 दिया है, इनकम के अलावा और चीज़ें भी जोड़ दी है इसके अंदर। तो इसमें क्या है, देखिए तीन चीज़ें आपको दी हैं। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ 2016 का डाटा है ये, और इन तीनों चीज़ों को हम समझ लेते हैं क्या है, ठीक है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट और IMR इंडिकेट्स द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बोर्न इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो किसी एरिया में 1000 अगर बच्चे पैदा हुए हैं तो उनमें कितने ऐसे हैं जो 1 साल से पहले ही उनकी डेथ हो जा रही है, यानी अपना फर्स्ट बर्थडे भी नहीं मना पा रहे हैं और वो उनकी डेथ हो जा रही है। हर 1000 में ऐसे कितने बच्चे हैं, यानी 1000 अगर बच्चे पैदा हुए तो उनमें कितने की डेथ 1 साल से पहले हो जा रही है, इसी को कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो हरियाणा के देखिए 33 है, यानी 1000 बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं तो 33 की डेथ हो जा रही है 1 साल से पहले। केरला में 10 है, बिहार में 38 है। दूसरा टेबल आपको लिटरेसी रेट दिया हुआ है, यानी कितने ऐसे लोग हैं जो पढ़ना लिखना जानते हैं, ठीक है, वो लिख भी लेते हैं किसी एक लैंग्वेज में या और लैंग्वेज में, और पढ़ भी लेते हैं। तो लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। 7 या 7 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं उनमें कितने ऐसे लोग हैं, यानी कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो लिखना और पढ़ना दोनों जानते हैं। तो हरियाणा में 82%, केरला में सबसे ज़्यादा है 94%, बिहार में 62 है। नेट अटेंडेंस रेशियो is the total number of children of age group 14 and 15 years attending school as a percentage of total number of children in the same age group। अब ये तीसरे वाले कॉलम में दिया हुआ है कि जो बच्चे 14 और 15 साल के बीच के हैं तो टोटल कितने बच्चे हैं और उनमें से कितने स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो ये डाटा जो दिया है पर 100, यानी अगर 100 बच्चे हैं तो उनमें से कितने स्कूल जाते हैं। हरियाणा में 61 बच्चे स्कूल जाते हैं हर 100 में से, केरला में 83 और बिहार में 43। तो आप देख रहे हैं बिहार में कितने कम हैं, वहीं सबसे ज़्यादा केरला में है, 83 बच्चे स्कूल जाते हैं। तो ये टेबल आपको वैल्यू नहीं याद रखनी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, आपको पूछ सकता है कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है, इस तरह से पूछ सकता है। या टेबल देखकर पूछ सकता है कि किस स्टेट का लिटरेसी रेट हाई है या इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट हाई है या लो है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि टेबल से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। वॉट डज दिस टेबल शो, ये टेबल क्या दिखाता है, आपने देखा और क्या समझा इससे। द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल शोज दैट इन केरला आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रन बोर्न 12 die before completing 1 year of age, but in Haryana the proportion of children dying within 1 year of birth is 36, which is 2 times more than that of Kerala। तो पहले कॉलम में हम देखेंगे तो केरला के अंदर अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उसमें से 12 बच्चों की डेथ हो जा रही है 1 साल से पहले। वहीं हरियाणा के अंदर 36 बच्चों की डेथ हो जा रही है, जो कि 2 गुना ज़्यादा है, यानी लगभग 3 टाइम्स है केरला के। On the other hand, the per capita income of Haryana is more than that of Kerala as shown in table 1.3। तो 1.3 वाले टेबल में आप देखेंगे हरियाणा की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, यानी हरियाणा जो स्टेट है वो ज़्यादा अमीर है, लेकिन वहाँ डेथ ज़्यादा हो रही है, यानी हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं है, बावजूद इसके कि वो केरला से ज़्यादा अमीर है। जस्ट थिंक ऑफ हाउ डियर यू आर टू योर पेरेंट्स, थिंक ऑफ हाउ एवरीवन
इज सो हैप्पी व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न। अब जरा सोचिए कि आप अपने आपके पेरेंट्स के लिए आप कितने इंपॉर्टेंट हैं और कितना खुश होते हैं सब लोग जब कोई बच्चा पैदा होता है। नाउ ट्राई टू थिंक ऑफ पेरेंट हुज चिल्ड्रन डाई बिफोर दे इवन सेलिब्रेट देयर फर्स्ट बर्थडे। तो उन पेरेंट्स के बारे में सोचिए जिनका बच्चा 1 साल से यानी पहले बर्थडे मनाने से पहले डेथ हो जाए, उनको कैसा फील होता होगा। हाउ पेनफुल इट मस्ट बी टू दिस पेरेंट्स। तो उन पेरेंट्स के लिए कितना दुख की वाली बात होगी ये। नेक्स्ट नोट द ईयर टू विच दिस डाटा पर्टेन्स। अब इस डाटा जो हमने यहाँ पर दिया हुआ है उसका साल देखिए किस साल से जुड़ा हुआ है। इट इज 2016 यानी 2016 का है। ऐसा नहीं कि कोई 50-100 साल पहले का है, सिर्फ 4 साल पहले का है। सो वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ ओल्ड टाइम्स, इट इज नियरली 70 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन आवर मेट्रो सिटीज आर फुल ऑफ हाई रेज बिल्डिंग एंड शॉपिंग मॉल्स। तो हम बहुत पुराने ज़माने की बात नहीं कर रहे हैं। 70 साल हो गए हैं आज़ादी को और हमारे जो बड़े-बड़े शहर हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं। उसके बाद भी इस हमारी हेल्थ की कंडीशन ये है। द प्रॉब्लम डज़ नॉट एंड विद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आईएमआर की ही बात हो रही है। द लास्ट कॉलम ऑफ टेबल 1.4 शोज अराउंड हाफ ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ एज्ड 14-15 इन बिहार आर नॉट अटेंडिंग स्कूल बियॉन्ड क्लास 8th। यानी अगर लास्ट कॉलम देखें टेबल 1.4 का तो उसमें ही दिखाएंगे कि आधे से ज़्यादा बच्चे बिहार के अंदर वो स्कूल ही नहीं आते। यानी क्लास 8 तक किसी तरह पढ़ लिए, उसके बाद तो स्कूल नहीं आते आधे से ज़्यादा। दिस मीन्स दैट इफ़ यू वेंट टू स्कूल इन द बिहार, नियरली हाफ ऑफ योर एलिमेंट्री क्लास वुड बी मिसिंग। इसका मतलब यही है कि अगर आप स्कूल बिहार में रहते हो और स्कूल अगर जा रहे हो तो आप देखोगे आधे से ज़्यादा आपकी क्लास खाली होगी। दोज हु हैव बीन इन स्कूल आर नॉट देयर। जिन्हें स्कूल में होना चाहिए था वो स्कूल में नहीं है। If this had happened to you, you would not be able to read what you are reading now. अगर ऐसा आपके साथ हुआ होता यानी आपको भी एजुकेशन की फैसिलिटी ना मिली होती तो जो चीज़ आज अभी पढ़ रहे हो आप किताब में वो पढ़ नहीं पाते। पब्लिक फैसिलिटीज। हाउ इज इट दैट द एवरेज पर्सन इन द हरियाणा हैज मोर इनकम देन द एवरेज पर्सन इन केरला बट लैग्स बिहाइंड इन दीज क्रूशियल एरियाज। ऐसा कैसे हो सकता है कि हरियाणा के अंदर जो एवरेज पर्सन है वो ज़्यादा कमाता है अगर हम कंपेयर करें केरला से, यानी हरियाणा की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है केरला से, लेकिन जो इंपॉर्टेंट एरियाज़ है, जो महत्वपूर्ण एरियाज़ हैं, उनमें पीछे है। यानी एजुकेशन के मामले में और हेल्थ के मामले में हरियाणा केरला से पीछे है, जबकि हरियाणा ज़्यादा अमीर है। द रीज़न इज मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। तो इसकी वजह यह है कि पैसा हर वो चीज़ नहीं खरीद सकता, हर चीज़ें नहीं खरीद सकता, हर सेवाएं नहीं खरीद सकता जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाती है। So income by itself is not a completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use. तो जो इनकम अभी तक हम करते हुए आ रहे थे कि इनकम बहुत ज़रूरी है, इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनकम अकेले ही काफ़ी नहीं है ये बताने के लिए कि आपके पास कितने मटेरियल गुड्स यानी कितने चीज़ें होंगी या क्या-क्या सेवाएं आपको मिल सकती हैं। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली योर मनी कैन नॉट बाई यू अ पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। तो अब एग्जाम्पल क्या है कि भाई इनकम ही इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ अकेले इनकम इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका एग्जाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं कि अगर आपके पास पैसा है तो आप पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं हासिल कर सकते। जैसे दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, तो आपके पास कितना भी पैसा हो लेकिन उस पोल्यूशन से आप नहीं बच सकते। आप बाहर जाओगे तो आप ऐसा नहीं कि पैसा देकर उस पोल्यूशन को हटा सकते हो, आपको भी उसी पोल्यूशन के अंदर, उसी खराब इन्वायरमेंट में रहना पड़ेगा। और इंश्योर दैट यू गेट अनअडल्ट्रेटेड मेडिसिन अनलेस यू कैन अफोर्ड टू शिफ्ट टू कम्युनिटी दैट हैड ऑलरेडी हैज ऑल दीज थिंग्स। तो पैसे से आप पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकते और ना ही अनअडल्ट्रेटेड मेडिसिन यानी जिसमें मिलावट नहीं की गई हो, ओरिजिनल मेडिसिन हो, असली दवाएं हो। बहुत सारी कंपनियां होती हैं लोकल दवाएं बनाती हैं और मार्केट में उसी नाम से लॉन्च कर देती हैं और छोटे-छोटे दुकानदार उसको बेचते भी हैं। तो ऐसा नहीं कि आप पैसा है लेकिन आपको गलत दवा अगर मिल जा रही है तो आप क्या कर सकते हो, वो पैसा आपको नहीं बचा सकता। हाँ, अगर आपके पास इतना पैसा है कि एक ऐसी कम्युनिटी में चले जाएँ, ऐसी जगह चले जाएँ, जहाँ पर ये चीज़ें हों, यानी ऐसी जगह आप चले जाएँ, आपके पास पैसा हो, किसी ऐसे कंट्री के अंदर शिफ्ट हो जाएँ, जहाँ पॉल्यूशन कम हो, यहाँ जहाँ पर इतनी ईमानदारी हो कि वहाँ दवाओं में मिलावट ना हो, तो बात अलग है। लेकिन अगर आप उसी जगह रहना चाहते हैं, तो ये चीज़ें आपको अफ़ेक्ट करेंगी। आपके पास कितना पैसा हो, ये मतलब नहीं रखता। Money may also not be able to protect you from infectious disease unless the whole of your community takes preventive steps.
ये चीज़ें आज के टाइम में आपको ज़्यादा समझ में आएगी कि कोरोना वायरस को ले लीजिए, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि पैसा आपको इन्फेक्शियस डिजीज से नहीं बचा सकता। ठीक है, आप किसी के पास कितना पैसा हो, कोई करोड़पति आदमी हो, लेकिन उसको कोरोना वायरस हो गया, अब कोई दवा नहीं है, कोई इलाज नहीं समझ में आ रहा है, कितने बड़े बड़े लोग की डेथ हो जा रही है, बहुत पैसा है लेकिन अपने आप को नहीं बचा पाए। तो पैसा आपको इन्फेक्शियस डिजीज से नहीं बचा सकता, लेकिन हाँ, अगर पूरी कम्युनिटी प्रिवेंटिव स्टेप्स ले और बचाव करे, जैसे कहा जा रहा है कि घरों के अंदर रहें, तो हाँ, आप बच सकते हो। बाकी आप पैसे से चाहो कि खरीद लो तो नहीं हो सकता। Actually, for many of the important things in the life, the best way, also the cheapest way is to provide these goods and service collectively. तो बात असल में ये है कि सबसे अच्छा तरीका ये है और सबसे सस्ता भी ये है कि जो चीज़ें हैं उसको इकट्ठा सब लोगों को दे दी जाए। फॉर एग्जाम्पल पूरी कम्युनिटी को दे दिया जाए। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको भी। जस्ट थिंक, विल इट बी चीपर टू हैव कलेक्टिव सिक्योरिटी फॉर द होल लोकेलिटी और फॉर ईच हाउस टू हैव इट्स ओन सिक्योरिटी मैन? तो भाई बताओ, क्या बेहतर रहेगा, क्या सस्ता रहेगा कि एक सिक्योरिटी सिस्टम बना दिया जाए? फॉर एग्जाम्पल 2-4 सिक्योरिटी गार्ड हों, वो पूरी कम्युनिटी की सिक्योरिटी करें। ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर पड़ेगा, ये ज़्यादा सस्ता रहेगा कि एक एक सिक्योरिटी गार्ड हर एक घर के पास हो। अब जनरली कॉलोनीज़ के अंदर या बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर जहाँ फ्लैट्स होते हैं कई, वहाँ क्या किया जाता है, एक टीम होती है सिक्योरिटी गार्ड की 5-6 लोगों की, वही पूरे बिल्डिंग में जितने भी फ्लैट्स होते हैं उनकी सिक्योरिटी करती है। तो ये ज़्यादा सही होता है कि पूरी एक कम्युनिटी को हमने सिक्योरिटी दे दी, पूरी एक एरिया को हमने सिक्योरिटी दे दी। वॉट इफ नो वन अदर देन यू इन योर विलेज और लोकेलिटी इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग? अब दूसरा एग्जाम्पल से समझें कि ये बात क्यों कही जा रही है कि सर्विस पूरी एक कम्युनिटी को मिलनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग देने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दूसरा एग्जाम्पल ये है कि अगर क्या हो कि आपके गांव के अंदर या आप जिस जगह रहते हो वहां पर आपके अलावा कोई भी इंटरेस्ट ना ले रहा हो पढ़ाई करने में, कोई पढ़ना ना चाहता हो, कोई स्कूल ना जाना चाहता हो, वुड यू बी एबल टू स्टडी? क्या आप पढ़ पाओगे? नॉट अनलेस योर पेरेंट्स कैन अफोर्ड टू सेंड यू टू सम प्राइवेट स्कूल एल्सवेयर। फॉर एग्जाम्पल आपके गांव में कोई पढ़ना नहीं चाहता, कोई स्कूल नहीं जाना चाहता, तो आपके लिए अकेले तो कोई स्कूल खुलेगा नहीं, कोई कॉलेज खुलेगा नहीं, तो आप भी उस कंडीशन की वजह से आप भी नहीं पढ़ पाओगे, आप पढ़ना चाहोगे तो भी नहीं पढ़ पाओगे। हाँ, अगर आपके पेरेंट्स के पास इतना पैसा है कि किसी दूसरे जगह पर किसी प्राइवेट स्कूल जो कहीं और है वहाँ भेज सकते हैं तो बात अलग है। सो यू आर एक्चुअली एबल टू स्टडी बिकॉज मैनी अदर चिल्ड्रन ऑल्सो वॉन्ट टू स्टडी एंड बिकॉज मैनी पीपल बिलीव दैट द गवर्नमेंट स्कूल शुड open school and provide other facilities so that all the children have a chance to study. तो आपको दूसरी जगह भेजकर पढ़ा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ के लोग चाहते हैं पढ़ना, तो वहाँ स्कूल खुल गया, वहाँ लोग पढ़ रहे हैं। और वहाँ के लोग ये चाहते भी हैं, उनका विश्वास है कि सरकार को स्कूल खोलने चाहिए और अच्छी फैसिलिटीज़ देनी चाहिए ताकि अच्छे से पढ़ाई हो सके और हर बच्चों को चांस मिल सके कि वो पढ़ाई कर सके। Even now in many areas, children, particularly girls, are not able to go to high school because government or society has not provided adequate facility. और आज भी बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर बच्चे, खास तौर से लड़कियाँ, वो स्कूल नहीं जा पा रही हैं, हाई स्कूल तक नहीं पढ़ पा रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट भी इतनी फैसिलिटी नहीं दे पा रही है कि उनके लिए पढ़ना आसान हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट अच्छे स्कूल नहीं खोलेगी तो प्राइवेट में आदमी नहीं सोचता कि लड़कियों को पढ़ाने में इतना पैसा लगाया जाए। बहुत सी जगह ऐसा होता है, यहाँ वहाँ या वहाँ की ऐसी सोसाइटी है जिसने ऐसी फैसिलिटी नहीं दी कि वहाँ जाकर बच्चे पढ़ सकें। तो आज की डेट में भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। Kerala has a low infant mortality rate because it has adequate provisions of the basic health and education facilities. तो जैसा कि हमने टेबल में देखा था कि केरला का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, IMR है, वो कम है, लेकिन वहाँ की हेल्थ की फैसिलिटी और एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी है। और वहाँ पर जो हेल्थ और एजुकेशन को लेकर जो रूल एंड रेगुलेशन बने हैं, कानून बने हैं, वो अच्छे हैं, इसीलिए वहाँ पर अच्छी हेल्थ मिल जा रही है, अच्छा एजुकेशन मिल जा रही है। सिमिलरली इन सम स्टेट द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS फंक्शंस वेल। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर PDS अच्छे से काम करता है, जैसे कि राशन की दुकान होती है ना, जहाँ पर गरीबों के लिए या जिनके पास कम पैसा है उनको सस्ते में अनाज मिल जाता है। तो ये जो सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो बहुत सारे स्टेट है जहाँ पर ये बहुत अच्छे से काम करता है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल ऑफ सच स्टेट इज सर्टेनली लाइकली टू बी बेटर। तो भाई अगर आपको सस्ते में राशन मिल जा रहा है, गरीबों को मिल जा रहा है और इस PDS के अंदर हेल्थ की फैसिलिटी भी आ रही है, तो आपको सस्ते में अगर हेल्थ फैसिलिटी मिल जा रही है, आपको अच्छा खाना मिल जा रहा है, तो सीधी सी बात है कि वो स्टेट अच्छा हो जाएगा और उसकी कंडीशन बेटर हो जाएगी। तो टेबल हम 1.5 देख लेते हैं क्या है।
इससे क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे टेबल दे देगा और क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहला क्या है, आपको लिटरेसी रेट दिया हुआ है मेल और फीमेल का। यहाँ पर लिटरेसी रेट जनरल है, सबका है, और यहाँ पर 10 से 14 का है, और ये उन परसेंट दिया हुआ है जो स्कूल अटेंड करते हैं 10 से 14 ईयर एज का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है लिटरेसी रेट फॉर ऑल एज ग्रुप। तो ऑल एज ग्रुप की बात कर रहा है, यानी ये पहला वाला हम देखेंगे। ठीक है, इंक्लूडिंग यंग एंड ओल्ड इज डैश फॉर रूरल मेल्स। तो मेल्स के लिए कितना है, यहां से आप देख सकते हैं 76 हो जाएगा। ठीक है, 76%। और फीमेल के लिए कितना है, 54। हाउएवर इट इज नॉट जस्ट दैट दीज मैनी एडल्ट कुड नॉट अटेंड स्कूल बट दैट देयर आर, यहां एडल्ट होगा। ठीक है, कोई परसेंट की बात नहीं कर रहा है, यहां पर एडल्ट की बात कर रहा है, और यहां पर भी ये बात कह रहा है कि यहाँ ऐसा नहीं है कि इतने सारे जो एडल्ट हैं वो स्कूल नहीं जा पाए, बल्कि ये कि वो खुद ही नहीं जाते, अटेंड नहीं करते क्लास। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल दैट डैश परसेंट ऑफ रूरल गर्ल्स एंड डैश परसेंट ऑफ रूरल बॉयज आर नॉट अटेंडिंग स्कूल। तो ठीक है, डाटा हमको दिया है किसका, अटेंडिंग स्कूल का, और उससे पूछ रहा है नॉट अटेंडिंग। तो आप क्या करोगे, 100 में से इसको माइनस कर दोगे। गर्ल्स का पहले पूछा है तो देख लेंगे फीमेल का क्या है, 82 है, यानी हम 100 माइनस 82 कर देंगे तो आपका 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर 18 हो जाएगा, और नीचे वाला क्या है आपका, मेल का 85 दिया है, यानी 100 माइनस 85 कर देंगे। इस तरह आपको एग्जाम में पूछा जाए तो लिख देना है, 15 हो जाएगा ये, तो यहाँ 15 कर देंगे। देयरफॉर इलिटरेसी अमंग, तो देखिए टेबल में आपको दिया हुआ है लिटरेसी रेट, इलिटरेसी अमंग चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 10 से 14। तो 10 से 14 और लिटरेसी रेट आपको दिया हुआ है, तो आपको इलिटरेसी निकालना है। तो आप क्या करोगे, यहां पर भी 100 से माइनस कर दोगे, पहले फीमेल का दिया हुआ है, यानी 100 माइनस 87 कर देंगे, ये 13 हो जाएगा। और 100 माइनस 90 कर देंगे, ये आपका 10 हो जाएगा। तो यहाँ 13 और यहाँ 10 हो जाएगा। दिस हाई लेवल ऑफ इलिटरेसी अमंग, तो किस एज ग्रुप की बात हो रही है, 10 से 14 की बात हो रही है। ठीक है, 10 से 14 एज ग्रुप, इवन आफ्टर मोर देन 68 ईयर ऑफ और इंडिपेंडेंस इज मोस्ट डिस्टर्बिंग। तो 10 से 14 साल के बीच में जो इलिटरेसी इतना ज़्यादा है, ये हमें चिंता में डाल ली, यानी स्कूल बच्चे जा नहीं रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, तो ये बड़ी चिंता की बात है। इन मैनी अदर स्टेट ऑल्सो वी आर नो वे आर नियर रियलाइजेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गोल ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू एज 14 विच वॉज एक्सपेक्टेड टू अचीव बाई 1960। तो एक प्लान बनाया था कि 1960 तक हम ऐसा सिस्टम बना देंगे कि सबको फ्री और एजुकेशन ज़रूरी होगी, कि कोई बच्चा छूटने ना पाए, हर बच्चा स्कूल जाने वाला हो, एजुकेशन लेने वाला हो 14 साल की एज तक, यानी लगभग हाई स्कूल तक तो सभी कोई पढ़ लें। तो 1960 तक प्लान था, और आज 2020 हो गया है, अभी तक पूरा नहीं हो पाया। वन वे टू फाइंड आउट इफ वी आर प्रॉपरली नरिश्ड इज टू कैलकुलेट दैट न्यूट्रिशन साइंटिस्ट कॉल्ड बॉडी मास इंडेक्स। तो साइंटिस्ट ने यह पता लगाने के लिए कि हमें सही डाइट मिल रही है कि नहीं, जितने कैलोरी की हमें ज़रूरत है, जितने खाने की ज़रूरत है, हमको उतना मिल रहा है कि नहीं, इसके कैलकुलेट करने के लिए एक चीज़ बनाई जिसको हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। इसको कैलकुलेट किया जाता है और उससे पता चलता है कि हाँ, कौन आदमी कितना हेल्दी है और कितना नहीं। दिस इज ईजी टू कैलकुलेट, ये बहुत आसान है कैलकुलेट करना। लेट ईच स्टूडेंट इन द क्लास फाइंड आउट हिज और हर वेट एंड हाइट। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग स्टूडेंट्स को कहा जा रहा है कि अपना वेट मेजर कर लीजिए और हाइट, और वेट आपको जो है केजी में लेना है, ठीक है, और हाइट बाय ड्राइंग अप अ स्केल ऑन द वॉल एंड मेजर एक्यूरेटली विद द हेड स्ट्रेट। तो अपनी हाइट मेजर कर लेना है, वॉल से एकदम लग के खड़े हो जाइए और निशान लगा लीजिए और फिर मेजर कर लीजिए। तो अगर आप सेंटीमीटर से रिकॉर्ड किया है आपने तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी वेट को आपको केजी में रखना है और हाइट को आपको मीटर्स में रखना है। डिवाइड द वेट इन केजी बाय द स्क्वायर ऑफ हाइट। तो वेट को हाइट के स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। द नंबर यू गेट इज बीएमआई। तो जो नंबर मिलेगा उसको हम बीएमआई कहते हैं। देन लुक एट द बीएमआई फॉर एज टेबल्स गिवन ऑन पेज 90 एंड 91। तो वहां से आप कंपेयर कर लीजिए कि अगर आपका बीएमआई एक लेवल से कम है तो आप अंडरवेट कहलाएंगे, जिसको कहते हैं पतला है आप, और एक रेंज आएगी जो मिडिल में कि आपका हेल्थ ठीक है, आप सही कैलोरी ले रहे हैं, और एक मार्क उसमें लेवल होगा जिससे अगर आप ज़्यादा अगर निकल आया तो इसका मतलब आप ओवरवेट हैं। स्टूडेंट्स बीएमआई कुड बी विद इन द नॉर्मल रेंज और लेस देन दैट अंडरवेट, यानी नॉर्मल हो सकता है
क्या BMI बहुत कम हो गई तो आप कह देंगे कि अंडर वेट है, और मोर ओबेसिटी, या BMI आपका बहुत ज़्यादा आ गया तो आपको कहेंगे कि आप मोटे हैं, ओबेसिटी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द गर्ल स्टूडेंट इज 14 years and 8 months old and the BMI is 15.2, she is undernourished। एग्जाम्पल ले लें, कोई लड़की है जिसकी एज 14 ईयर और 8 मंथ्स है और उसका BMI 15.2 आ रहा है, तो हम कहेंगे कि वो अंडर नरिश्ड है, यानी उसको सही से डाइट नहीं मिल रही है, उसको और खाना खाना चाहिए और प्रोटीन लेना चाहिए और विटामिन वाली चीज़ें लेनी चाहिए ताकि उसका BMI बढ़ जाए, उसका वेट या हाइट कम है जितना चाहिए। Similarly, if the BMI of boy aged 15 years and 6 months is 28, then he is overweight। इसी तरह एग्जाम्पल ले लें, कोई लड़का है, उसकी एज 15 ईयर एंड 6 मंथ है और उसका BMI कैलकुलेट करने पर 28 आ रहा है, तो कहा जाएगा कि वो ओवरवेट है, यानी उसका वजन बढ़ा है, थोड़ा डाइटिंग वाइटिंग करो और वजन घटाओ। डिस्कस द लाइफ सिचुएशन, फूड एंड एक्सरसाइज हैबिट्स ऑफ द स्टूडेंट इन जनरल विदाउट बॉडी शेमिंग एनीवन। तो स्टूडेंट के क्या खाते हैं और क्या एक्सरसाइज करते हैं उसका डिस्कशन करिए और बिना किसी का मजाक वजाक ना उड़ाइए। तो इससे, इस टॉपिक से BMI अक्सर पूछ लेता है कैसे BMI को कैलकुलेट करना है, इसीलिए इसको पढ़ाना ज़रूरी था। तो BMI क्या है, कैसे कैलकुलेट करना है, बस ये ध्यान रखना है आपको। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, वंस इट इज रियलाइज दैट इवन दो द लेवल ऑफ इनकम इज important, yet it is an inadequate measure of the level of development। तो अभी हमने पढ़ा था तो हमें रियलाइज हुआ था कि इनकम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है ये बताने के लिए कि डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। वी बिगिन टू थिंक ऑफ अदर क्राइटेरिया, हमको और चीज़ों के बारे में भी देखना पड़ेगा और इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा ये पता करने के लिए कि डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं। देयर कुड बी अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ सच क्राइटेरिया बट देन इट वुड बी नॉट बी सो यूजफुल। तो ऐसे तो बहुत लंबी लिस्ट निकल जाएगी, कोई कहेगा ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इतना ज़्यादा अगर चीज़ें आ जाएंगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमको सेलेक्ट करना है। वॉट वी नीड इज़ अ स्मॉल नंबर ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। हमें क्या करना है कि बहुत थोड़ी सी कुछ चीज़ें हों जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, उसी को हम देख लेंगे और उसी के बेसिस पे हम रिपोर्ट बना लेंगे। हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर्स सच एज द वन वी यूज इन कंपेरिजन ऑफ केरला एंड हरियाणा आर अमंग देम। तो जैसे इनकम के अलावा हमने केरला और हरियाणा वाले एग्जाम्पल में देखा था कि हेल्थ वाला देख लिया कि हेल्थ कैसी है, और एजुकेशन के बारे में हमने टेबल बना लिया, तो ये इनकम की ही जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको हम शामिल कर सकते हैं डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाने में। ओवर द पास्ट डिकेड्स और सो, हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर्स हैव कम टू बी वाइडली यूज्ड अलॉन्ग विद द इनकम एज अ मेजर ऑफ डेवलपमेंट। तो पिछले कई दशकों से हेल्थ और एजुकेशन को भी एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर की तरह यूज किया जा रहा है, यानी उसको भी इस्तेमाल किया जा रहा है डेवलपमेंट को पता करने में, इनकम के साथ साथ कि इनकम भी देखेंगे और देखेंगे कि उस देश की या उस जगह की हेल्थ की कंडीशन क्या है, एजुकेशन फैसिलिटी क्या है, ये सब देखा जाएगा। फॉर इंस्टेंस, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय UNDP compares countries based on the education level of the people, their health status and per capita income। तो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, एक रिपोर्ट बनती है जिसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है UNDP, ये बनाता है। ये क्या करता है, अलग अलग देशों का कंपैरिजन करता है कि कौन सा देश ज़्यादा डेवलप है और कौन सा कम है। तो वो कैसे निकालता है, फॉर एग्जाम्पल आपके जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर रिपोर्ट कार्ड बनता है, तो टीचर कैसे बनाता है, देखता है कि किस में कैसे कैसे मार्क्स हैं, उनको जोड़ता है, उनका एवरेज निकालता है और बता देता है भाई इसने इतना परसेंट पाया है, उसके बेसिस पर रैंक बन जाती है, कौन फर्स्ट आया सेकंड आया। तो यहाँ ये भी करता है। तो UNDP जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाता है उसके अंदर एजुकेशन के बेसिस पर और हेल्थ की बेसिस पर और इनकम के बेसिस पर कंपेयर किया जाता है और फिर एक नंबर उसको दिया जाता है कि आपका जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इतना है और इतना है। ठीक, अभी हम देखेंगे उसको। इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू लुक एट अ सर्टेन रेलेवेंट डाटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबरिंग फ्रॉम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018। 2018 की रिपोर्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो उसको हम देखते हैं तो थोड़ा सा आइडिया लगता है कि ये क्या रिपोर्ट है। तो ये टेबल 1.6 है, इससे यहाँ पर ये पूछ सकता है HDI, ये जो आपको ऊपर दिया हुआ है ना कि ग्रॉस नेशनल इनकम क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ क्या है, HDI क्या है, ये सब पूछ सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, वैल्यू इसमें से कोई याद नहीं रखना है। HDI क्या है, HDI स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसका मतलब क्या है, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो आप लिखेंगे क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। HDI रैंक इन अबव टेबल आर आउट ऑफ 189 कंट्रीज इन ऑल।
तो 189 के अंदर से रैंक बनाई जाती है, जो नंबर 1 में होगा वो सबसे बेस्ट माना जाएगा, और जो 189 पर होगा उसकी सिचुएशन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खराब मानी जाएगी। दूसरा क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ डिनोट्स एज द नेम सजेस्ट द एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ ये बताता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो अंदाजा लगाया जाता है कि कितने साल इसकी उम्र रहेगी। तो आप देख सकते हैं श्रीलंका के अंदर ज्यादा है, यानी श्रीलंका के अंदर कोई बच्चा पैदा होता है तो ये उम्मीद की जाती है कि वो 75.5 ईयर जिंदा रहेगा। वहीं इंडिया के अंदर पैदा होता है तो उसकी एज को हम कह सकते हैं कि वो 68.8 ईयर्स तक वो जिंदा रहेगा। तो ठीक है, जितनी ज्यादा होगा ये वैल्यू उतना अच्छा होगा कि भाई जितने ज्यादा साल जिएगा। पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड इन डॉलर्स फॉर ऑल द कंट्रीज सो दैट इट कैन बी कंपेयर्ड। तो पर कैपिटा इनकम जो होती है ना उसको डॉलर में कंपेयर किया जाता है, क्योंकि सारी यूनिट अगर सेम रहेगी डॉलर में ही कंपेयर करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ किसका कम है किसका ज्यादा है। इट इज ऑल्सो डन इन द वे सो दैट द एवरी डॉलर वुड बाय द सेम अमाउंट ऑफ गुड एंड सर्विस इन एनी कंट्री। इसको इसलिए भी इस तरह किया जाता है कि उतने ही पैसे से यानी उतने ही डॉलर से वही सामान आप दुनिया भर में कहीं भी खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो बाहर के ब्रांडेड सामान होते हैं, जो बाहरी कंपनी के अमेरिकन, आप कपड़े ले लो या गैजेट्स ले लो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो वो महंगे होते हैं। महंगे इसलिए होते हैं क्योंकि उसका रेट वहाँ के हिसाब से होता है। अब वहाँ जो बाहर का कंट्री है, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका है, तो उन लोगों की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, वहाँ के लोग ज़्यादा अमीर हैं, तो उनके लिए तो जो चीज़ एवरेज मानी जाती है वो इंडिया में आकर हमारे लिए महंगी हो जाती है। तो ठीक है, तो ये पर कैपिटा इनकम को डॉलर में ही मेजर किया जाता है। Isn't it surprising that a small country in our neighborhood, Sri Lanka, is much ahead of India in every respect, and a big country like ours has such a low rank in the world? कई ताज्जुब की बात नहीं है कि एक छोटा सा देश हमारे पड़ोस में जिसका नाम श्रीलंका है वो इंडिया से आगे है। हर चीज में देख लीजिए आप, चाहे लिटरेसी रेट देख लीजिए, टेबल में आप देख सकते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देख लीजिए, पर कैपिटा इनकम देख लीजिए, वो हर चीज में आगे है। और हमारा इतना बड़ा देश होने के बाद भी हमारी रैंक इतनी खराब है। Table 1.6 also shows that though Nepal and Bangladesh have low per capita income than that of India, yet they are better than India in life expectancy. तो टेबल 1.6 के अंदर एक और चीज़ आप ध्यान देंगे तो पता चलेगा नेपाल और बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम है वो इंडिया से कम है, लेकिन उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, यानी वहाँ के लोग ज़्यादा जिंदा रहते हैं। Many improvements have been suggested in calculating HDI and many new components have been added to Human Development Report. तो बहुत सारे सुधार किए गए एसडीआई के अंदर और नई नई इंपॉर्टेंट चीजें उसमें ऐड की गई ताकि एक सही मानों में पता चल सके कौन डेवलप्ड है कौन नहीं। बट बाय प्रीफिक्सिंग ह्यूमन टू डेवलपमेंट इट हैज मेड इट वेरी क्लियर दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट इज व्हाट इज हैपनिंग टू सिटीजन ऑफ अ कंट्री। लेकिन देखिए हम डेवलपमेंट डेवलपमेंट पढ़ते आ रहे थे, अब ये ह्यूमन जोड़ दिया, ह्यूमन डेवलपमेंट, ये जो फिक्सिंग की गई है इसको जोड़ा गया है। तो इसको जोड़ने से पहले ये बात समझी गई थी कि डेवलपमेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल किसी गरीब देश के अंदर, अफ्रीका किसी गरीब के देश के अंदर जहाँ खाने को खाना नहीं है, आप जाकर उनको कहो कि मैं तुम्हारे लिए बहुत बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दूंगा और शॉपिंग मॉल खोल दूंगा, तो कहेंगे हमारे पास बीमारी के लिए दवा नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, हम उसका क्या करेंगे। ठीक है, तो हम डेवलपमेंट क्या समझते हैं कि बड़ी बिल्डिंग हो जाए और ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन उनके लिए क्या है कि हमको खाना ही मिल जाए तो बड़ी बात है। तो डेवलपमेंट के लिए असल क्या है कि हम देखेंगे वहां के रहने वाले लोग, वहां के जो ह्यूमन है उनके साथ क्या हो रहा, उनकी क्या जरूरत है, अगर वो पूरी हो रही है तब तो ठीक है भाई डेवलपमेंट, वरना ऐसे डेवलपमेंट से क्या फायदा। तो यही बात यहाँ कही जा रही है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट हमने वर्ड यूज किया वो इस बात को समझाने के लिए कि हमें डेवलपमेंट ह्यूमन को, लोगों को देख ध्यान में रखते हुए करना है। इट इज पीपल, देयर हेल्थ, देयर वेल बीइंग दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये लोग, उनकी सेहत और वो सही सलामत रहे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। डू यू थिंक देयर आर सर्टेन अदर एस्पेक्ट दैट शुड बी कंसीडर इन मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट? क्या आपको लगता है कोई और चीजें भी इसमें ऐड होनी चाहिए इस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो बन रही है उसको बनाने में? सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, इसका मतलब होता है कि डेवलपमेंट जिस रेट से हो रहा है, जिस रफ्तार से हो रहा है, उसी तरह होता रहे, उसमें कुछ कमी ना आए। ज्योग्राफी वाले लेक्चर में मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखेंगे। सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट अ पर्टिकुलर कंट्री इज क्वाइट डेवलप्ड। चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, किसी देश की हम बात करते हैं, वो अभी डेवलप्ड है, ठीक है।
We would certainly like this level of development to go up further or at least be maintained for the future generation. तो हम क्या चाहेंगे कि ये जो लेवल है डेवलपमेंट का ये और ऊपर जाए, यानी हमारा देश जो है वो और ज्यादा डेवलप हो, ये चाहा जाएगा, या कम से कम आगे आने वाली जनरेशन के लिए ये मेंटेन रहे। ऐसा ना हो कि हमारा देश डेवलप्ड की लिस्ट से हटकर अंडर डेवलप्ड में आ जाए। तो ठीक है, मेंटेन रहे कम से कम, या बढ़ता रहे तो और अच्छी बात है। दिस इज ऑब्वियसली डिजायरेबल, ये तो बिल्कुल पक्की बात है, यही चाहेंगे सब लोग। However, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and level of development are not sustainable. हम चाह जरूर रहे हैं, लेकिन सेकेंड हाफ 20th सेंचुरी के यानी 1950 के बाद से ही साइंटिस्ट को ये बात समझ में आ गई कि जो लेवल या जो तरीका हम डेवलपमेंट का यूज कर रहे हैं वो सही नहीं है। यानी उन्होंने चेतावनी दी है, वार्निंग दिया है कि जो प्रेजेंट टाइप है हमारा डेवलपमेंट का या जिस लेवल का हम डेवलपमेंट अभी कर रहे हैं ये सस्टेनेबल नहीं है। यानी आगे चलकर हमारी डेवलपमेंट की रफ्तार कम हो जाएगी क्योंकि रिसोर्स हमारे खत्म होना शुरू हो जाएंगे। We have not inherited the word from our forefathers, we have borrowed it from our children. तो कितनी अच्छी बात यहाँ पर कही गई है कि हमें ये जो दुनिया है वो विरासत में नहीं मिली है अपने पूर्वजों से। कहते नहीं कि मेरे बाप का चीज है, मैं चाहे जैसे इस्तेमाल करूं, तो ऐसा नहीं है, बल्कि हमने अपने बच्चों से उधार लिया है और उधार वाली चीज वापस की जाती है। ऐसा ना हो कि हम रिसोर्स इस्तेमाल कर डालें और आगे आने वाली जनरेशन के लिए कुछ बचे ही ना। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज सो थ्रू द फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है ग्राउंड वाटर इन इंडिया। रिसेंट एविडेंस सजेस्ट दैट द ग्राउंड वाटर इज अंडर सीरियस थ्रेट ऑफ ओवर यूज इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो अभी जो हमारे पास सबूत हैं और जो हमने रिसर्च करके पता किया है, तो उसमें हमको ये पता चला है कि जो ग्राउंड वाटर है उसका ओवर यूज हो रहा है, यानी जरूरत से ज्यादा उसको इस्तेमाल किया जा रहा है देश के अलग अलग हिस्सों में। About 300 districts have been reported a water level decline of over 4 meter during the past 20 years. तो लगभग 300 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये रिपोर्ट आई है, वहां से जांच करने के बाद ये पता चला है कि 20 साल के अंदर जो वाटर का लेवल है यानी ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो 4 मीटर नीचे चला गया है। यानी अगर कुएं के अंदर आप पानी देखेंगे तो 20 साल पहले जो लेवल था उससे 4 मीटर नीचे चला गया। नियरली 1/3 ऑफ द कंट्री इज ओवर यूजिंग दिस ग्राउंड वाटर रिजर्व। लगभग 1/3 देश के जो लोग हैं वो इस ग्राउंड वाटर का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं। In another 25 years, 60% of the country would be doing the same if the present way of using the resource continued. इसको देखते हुए हमने ये अंदाजा लगाया कि अगले 25 साल तक ये 60% लोग ऐसे होंगे जो इस वाटर ग्राउंड वाटर रिसोर्स का ओवर यूज करेंगे। यानी अभी लगभग 33% यूज कर रहे हैं और 25 ईयर्स के बाद ये 60% हो जाएगा, यानी बहुत ज्यादा ओवर यूज बढ़ जाएगा इस ग्राउंड वाटर का। ग्राउंड वाटर ओवर यूज इज पार्टिकुलरली फाउंड इन द एग्रीकल्चरली प्रॉस्पेरस रीजन ऑफ पंजाब, द वेस्टर्न यूपी, हार्ड रॉक प्लेटू एरियाज ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया, सम कोस्टल एरियाज एंड द रैपिडली ग्रोइंग अर्बन सेटलमेंट्स। तो ग्राउंड वाटर का यूज सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है? जहां पर खेती बाड़ी ज्यादा होती है, जैसे पंजाब हो गया, वेस्ट ऑफ द यूपी हो गया, और सेंट्रल और साउथ इंडिया का जो प्लेटू रीजन है वहां पर लोग ज्यादा ग्राउंड वाटर को यूज कर रहे हैं। कोस्टल एरिया और जहां पर अभी डेवलपमेंट हो रहा है, सेटलमेंट्स हो रहा है, नई नई आबादी बन रही है, वहां पर लोग इस ग्राउंड वाटर को ज्यादा यूज कर रहे हैं। अब दो क्वेश्चन हमारे सामने है। पहला क्या है, व्हाई ग्राउंड वाटर इज ओवर यूज्ड। तो ग्राउंड वाटर का हम ओवर यूज क्यों कर रहे हैं, क्यों जरूरत से ज्यादा उसको इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इसका आंसर हम ऐसे दे सकते हैं, ड्यू टू लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन द डिमांड फॉर द वाटर ऑल्सो इंक्रीज। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो पानी की डिमांड भी बढ़ रही है। एंड ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर इन मेनी रीजन, पीपल स्विच टू ग्राउंड वाटर। और बहुत सी जगह पर ऐसा होता है कि पानी की बहुत प्रॉब्लम होती है, वाटर सप्लाई सही से नहीं हो पाता, तो इसलिए लोग सोचते हैं कि चलो इस झंझट में कौन पड़े, अपना खुद का ही इंतजाम कर लेते हैं, ग्राउंड वाटर का यूज कर लेते हैं। दूसरा रीजन हम ये दे सकते हैं, टू इरिगेट द लैंड, फार्मर्स यूज ट्यूबवेल्स विच एक्सट्रैक्ट ग्राउंड वाटर। तो इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए खेत की जो किसान है वो क्या कर रहे हैं, वो ट्यूबवेल्स लगा रहे हैं और वहां से ग्राउंड वाटर को यूज कर रहे हैं। एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ द ग्राउंड वाटर इज यूज इन दिस प्रोसेस। तो भाई खेती के लिए थोड़ा सा पानी चाहिए नहीं, बहुत ज्यादा पानी चाहिए, तो बहुत ज्यादा पानी इसमें इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा सवाल हमारे सामने है, कैन देयर बी डेवलपमेंट विदाउट ओवर यूज। क्या हम डेवलपमेंट कर सकते हैं ओवर यूज के बिना? यानी यूज करना तो ठीक है, लेकिन जरूरत से ज्यादा इसको इस्तेमाल नहीं करना, यानी ओवर यूज नहीं करना। अब इस ओवर यूज के टर्म को और अच्छे से अभी पढ़ा जाएगा हम आगे जब हम पढ़ेंगे।
तो इसका आंसर हो सकता है कि यस, डेवलपमेंट इज पॉसिबल विदाउट ओवर यूज बाई अडॉप्टिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो वही जो हम आइडिया दे रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम करें। किस तरह से? लॉज कैन बी मेड टू रेगुलेट द यूज ऑफ द ग्राउंड वाटर। ऐसे कानून बना दिए जाएं कि हर कोई जो है ग्राउंड वाटर का यूज ना कर सके। ठीक है, ओनली पर्सन विद परमिशन शुड बी अलाउड टू एक्सेस इट। जिसको परमिशन मिली होगी वही ग्राउंड वाटर के यूज कर सकता है। इन केस ऑफ ट्यूबवेल देयर मस्ट बी मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर एक्सट्रैक्टेड। अगर ट्यूबवेल वगैरह लगा है तो ऐसा नहीं कि अगर किसी को परमिशन मिल गई, लगा लिया, तो चाहे जितना पानी निकाले। उसमें मीटर वाला सिस्टम लग जाए कि जितना यूज आप कर रहे हो उसको आपको बताना पड़ेगा, या उसके हिसाब से आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, तो आदमी संभल के इस्तेमाल करेगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक कैन बी यूज टू इंक्रीज द रिप्लेनिशमेंट रेट ऑफ द ग्राउंड वाटर। तो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ये ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे किस तरह से की जाती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इस टेक्निक को हम यूज कर सकते हैं ताकि जो पानी के, अब देखिए ग्राउंड वाटर क्या है, पानी कम होता है, बारिश होगी और वापस आ जाएगा पानी, तो इसको कहते हैं रिप्लेनिशमेंट रेट, यानी फिर से भरना। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए हम और तेजी से पानी को ग्राउंड के अंदर पहुंचा सकते हैं। ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स। तो ग्राउंड वाटर क्या है? एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी फिर से रिन्यू कर सकते हैं हम। दीज रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचर एज इन केस ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स। तो नेचर इसको फिर से भर सकती है, यानी बारिश होगी और उसके बाद ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, पानी अंदर जाएगा सॉइल्स के अंदर से होते हुए, और वो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है बढ़ जाएगी। जिस तरह से फसल होती है या प्लांट होता है, हमने यूज कर लिया और फिर से वो बढ़ जाता है, तो इसी तरह पानी भी है। हाउएवर इवन दीज रिसोर्स कैन बी मे बी ओवर यूज्ड। तो सवाल ही उठता है जब ये वापस भर जाएगा तो ओवर यूज का क्या सवाल है? हम वापस फिर से वापस आ जाएगा जितना भी यूज करें। तो इसका जवाब ये है, फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ ग्राउंड वाटर, इफ वी यूज मोर देन व्हाट इज बीइंग रिप्लेनिश्ड बाय रेन, देन वी वुड बी ओवर यूजिंग दिस रिसोर्स। तो भाई एक रेट होगा, एक रफ्तार होगी हमारे यूज करने की और एक वापस भरने की बारिश होने के बाद। तो अगर हम यूज ज्यादा कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल से समझ लेते हैं थोड़ा सा, अगर हम लें कि 100 लीटर पानी डाला जा रहा है कहीं पर और 200 लीटर हम निकाल रहे हैं, तो क्या होगा? ओवर यूज होगा नहीं, क्योंकि 100 ही लीटर भर पाएगा लेकिन हम 200 लीटर्स निकाल ले रहे हैं पानी। इसी तरीके से अगर 100 लीटर पानी भर रहा है और हम 90 लीटर्स निकालेंगे तो क्या होगा? ये ओवर यूज नहीं होगा बल्कि 10 लीटर्स ऐड होता जाएगा। तो इसी तरह है, यानी पानी ग्राउंड के अंदर जा कम रहा है और हम यूज ज्यादा कर रहे हैं, इसीलिए जो है ओवर यूज कहा गया इसे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच विल गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर ईयर्स ऑफ यूज। तो वाटर क्या है हमारा? रिन्यूएबल हो गया। और नॉन रिन्यूएबल क्या है? जो कुछ सालों के बाद एक दिन खत्म हो जाएंगे, एक दिन उसका टाइम आएगा कि वो रिसोर्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे और अभी जो हमारे पास है वो कुछ ही सालों में खत्म हो जाएगा। वी हैव अ फिक्स स्टॉक ऑन अर्थ विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड। हमारे पास अर्थ पे जो है वो एक फिक्स स्टॉक है, यानी जितना अमाउंट पहले से है हमारा बन चुका है रिसोर्स, जैसे फॉसिल फ्यूल है, ऑयल वगैरह है, और वो फिर से नहीं बन पाएगा, यानी बनेगा तो मिलियंस ऑफ ईयर लगेगा। तो इस हिसाब से मान के चलेंगे कि अब जो है वही है, समझ लो। वी डू डिस्कवर न्यू रिसोर्सेज दैट वी डिड नॉट नो अर्लियर। ऐसा हो सकता है कि हम जो है कोई नए रिसोर्स खोज लें जो अभी तक हमको नहीं पता है, ये पहले तक नहीं पता था। न्यू सोर्सेज इन दिस वे ऐड टू स्टॉक। तो नई अगर चीज कोई रिसोर्स हमको मिल गया, किसको इस्तेमाल हम कर सकते हैं, इसके बारे में अभी हम नहीं जानते, तो चलो ठीक है, वो भी हमारे स्टॉक में आ जाएगा। हाउएवर ओवर टाइम इवन दिस विल गेट एग्जॉस्टेड। लेकिन एक दिन आएगा कि ये जो नया रिसोर्स हमको मिला है ये भी एक दिन खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्रूड ऑयल दैट वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द अर्थ इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो क्रूड ऑयल क्या है? नॉन रिन्यूएबल है। हाउएवर वी मे फाइंड अ सोर्स ऑफ ऑयल दैट वी डिड नॉट नो ऑफ अर्लियर। तो ऐसा हो सकता है कि हम कहीं पर, जैसे रिसर्च होती रहती है, पता लगाते रहते हैं कि कहाँ पर तेल है, तो ऐसा हो सकता है हम नई जगह पता कर लें जिसके बारे में अभी ना पता हो हमको कि यहाँ पर ऑयल है, लेकिन हम खोजने के बाद हमको पता चल जाए कि इस जगह पर भी ऑयल है। एक्सप्लोरेशन आर बीइंग अंडरटेकन एट ऑल टाइम। तो हर वक्त खोज लगी हुई कहाँ पर से हमको तेल मिल जाए। तो एग्जाम्पल सेकंड है एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये डाटा हमको दिया हुआ है, मिडिल ईस्ट कंट्री, सऊदी अरब वगैरह से हो गए, वहां पर कितना रिजर्व है ये आपको डाटा दिया हुआ है। ठीक है, टेबल, इसमें कुछ समझाना नहीं है, नीचे हम समझते हैं क्या पर है। द टेबल गिव्स एन एस्टिमेट ऑफ रिजर्व ऑफ द क्रूड ऑयल। तो कॉलम 1 के अंदर आपको दिया हुआ है कितना रिजर्व है। ठीक है, जैसे 808,000 मिलियन बैरल्स है, यूएसए के पास 50 है और पूरी दुनिया में 1697 है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि कितना रिजर्व हमारे पास तेल रखा हुआ है। मोर इम्पॉर्टेंट, इट ऑल्सो टेल्स अस फॉर हाउ मेनी ईयर्स द स्टॉक ऑफ द क्रूड ऑयल विल लास्ट इफ पीपल कंटिन्यू टू एक्सट्रैक्ट इट एट द प्रेजेंट रेट।
और हमको ये भी बताया जा रहा है कि कितने साल चलेगा। अगर इसी तरह से जो है हम निकालते रहें, जिस तरह से हम जिस रेट से अभी निकाल रहे हैं, तो कितने साल चलेगा। जैसे मिडिल ईस्ट का देखें तो 70 साल चलेगा, यूएसए 10.5 years चलेगा, ठीक है। द रिजर्व वुड लास्ट ओनली 50 years मोर। तो जो रिजर्व हमारे पास दुनिया भर में है वो सिर्फ 50 साल चलेगा। 50 साल के बाद ये ऑयल हमारे पास से खत्म हो जाएगा। दिस इज फॉर द वर्ल्ड एज होल। तो पूरी दुनिया की हम बात कर रहे हैं, वैसे अलग अलग का अपना अलग है। हाउएवर डिफरेंट कंट्रीज फेस डिफरेंट सिचुएशन। तो अलग कंट्री का अलग है, ठीक है। कंट्रीज लाइक इंडिया डिपेंड ऑन इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम अब्रॉड बिकॉज दे डू नॉट हैव इनफ स्टॉक ऑफ देयर ओन। तो हमारे देश के अंदर तेल बहुत कम निकलता है, उससे जरूरत नहीं पूरी हो सकती, तो हम क्या करते हैं, बाहर से इंपोर्ट कराते हैं, बाहर से तेल हम खरीदते हैं। इफ प्राइसेस ऑफ ऑयल इंक्रीज दिस बिकम्स अ बर्डन फॉर एवरीवन। अगर तेल की प्राइस बढ़ गई, सीधी सी बात है, जब कोई चीज कम होने लगेगी तो रेट बढ़ जाएगा। तो अगर कम हो जाएगी तो सभी के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हो सकता है जिन देशों से हम ले रहे हैं वो मना कर देंगे, भैया अब हम ना दे पाएंगे। देयर आर कंट्रीज लाइक यूएसए विच हैव लो रिजर्व एंड हैंस वांट टू सिक्योर ऑयल थ्रू मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर। अब बहुत सारे देश जैसे यूएसए हैं, उनके पास तेल बहुत कम है, तो वो सोचते हैं कैसे हमको जो है अपनी मिलिट्री के जरिए और अपने पैसे के जरिए हम ऑयल ले लें। जैसे हम इकोनॉमी मजबूत है तो पैसे से हम खरीद लें, या मिलिट्री की मदद से जैसे अक्सर जगह पर कब्जा करके वहां तेल ले लें। तो ये उसका प्लान है। द क्वेश्चन ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट राइजेज many fundamentally new issue about the nature and process of development। तो ये जो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट है, यानी जिस रेट से डेवलपमेंट हो रहा है उसी तरह होता रहे, ये नया मामला हमारे सामने खड़ा करता है नेचर के बारे में और किस तरह से डेवलपमेंट करें। कि भैया ठीक है, ये बात हमको बताई जा रही है कि रिसोर्स बचेंगे नहीं, खत्म नहीं होंगे, और सॉरी यानी खत्म हो जाएंगे, लेकिन डेवलपमेंट भी हमको करना है। तो भाई कौन सा रास्ता हम यूज करें जिससे डेवलपमेंट भी होता रहे और रिसोर्स खत्म भी ना हो। तो यहां पर भी हमारे सामने दो सवाल खड़े होते हैं। इज क्रूड ऑयल एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस इन द कंट्री, डिस्कस। तो क्या क्रूड ऑयल जरूरी है डेवलपमेंट के लिए, इसके बगैर क्या काम नहीं चल पाएगा। तो इसका रीजन हम दे सकते हैं, यस इट इज एसेंशियल फॉर द कंट्री, ठीक है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस इन अ कंट्री। यानी हाँ, पक्की बात है कि भाई डेवलपमेंट के लिए क्रूड ऑयल जरूरी है, क्योंकि अभी तो हम इसी पे डिपेंड है ना। बिकॉज इट कॉन्ट्रीब्यूट अराउंड 97% ऑफ द एनर्जी फॉर ट्रांसपोर्ट सच एज ट्रक, ट्रेन, कार्स एक्सेट्रा। तो 97% जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ी वगैरह में क्या डलाते हैं हम, ये ऑयल पेट्रोल है या डीजल होगा बस। तो 97% तो यही यूज कर रहे हैं हम, क्रूड ऑयल ही यूज कर रहे हैं, यानी उसको प्रोसेस करके। क्रूड ऑयल तो कच्चे तेल कहते हैं, उसी को हम रिफाइन करते हैं और उसका प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी को यूज करते हैं। और वेरियस मशीन इन एन इंडस्ट्री रन्स विद ऑयल। तो भाई जब ऑयल को हम अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर लेते हैं और रिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद क्या है, बहुत सारी फैक्ट्री है, बहुत सारी इंडस्ट्री है जहां पर मशीनों में ये ऑयल यूज होते हैं। जेट एयरक्राफ्ट यूज प्रोसेस्ड क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल की प्रोसेसिंग होती है और ये जेट एयरक्राफ्ट में यूज होता है। दूसरा क्वेश्चन है, इंडिया हैज टू इंपोर्ट क्रूड ऑयल। तो इंडिया क्या करता है, बाहर से क्रूड ऑयल लेता है। व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू एंटिसिपेट फॉर द कंट्री लुकिंग एट द अबव सिचुएशन। तो ऊपर की सिचुएशन जो हमने अभी पढ़ी उसको देखते हुए क्या आशा करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं इंडिया के बारे में, क्या प्रॉब्लम आ सकती है। एज इंडिया इम्पोर्ट ऑयल फ्रॉम अदर कंट्री लाइक सऊदी अरब एंड ईरान द कॉस्ट इज हाई। तो भाई बाहर से मंगाते हैं तो वो लोग भी प्रॉफिट लेंगे अपना, और अच्छा खासा प्रॉफिट लेते हैं, तो महंगा पड़ता है। पहली प्रॉब्लम तो ये है। एंड एज ऑयल रिजर्व्स आर डिक्रीजिंग डे बाई डे, सो प्राइस विल ऑल्सो इंक्रीज। तो जैसे जैसे रिसोर्स कम हो रहे हैं, प्राइस भी बढ़ जाएगा। एंड अ डे विल कम दे विल नॉट सप्लाई बिकॉज ऑफ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ दियर ऑयल शॉर्ट। तो एक दिन आएगा वो कहेंगे भैया बस अब हम नहीं दे सकते, चाहे जितना पैसा दो, क्योंकि हमारे पास ही खुद का कम पड़ गया है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशन और स्टेट बाउंड्रीज। तो ये जो इन्वायरमेंट हमारा डिग्रेड हो रहा है, यानी इन्वायरमेंट के अंदर जो रिसोर्स है हमारे जो कम हो रहे हैं, उसका रिजल्ट ये नहीं देखता कि आपका कौन सा देश है या किस राज्य में रहते हो। उसको इससे मतलब नहीं है। अगर आप गलत इस्तेमाल करोगे, ओवर यूज करोगे, तो खत्म हो जाएगा, चाहे किसी देश में हो चाहे किसी स्टेट में हो। दिस इशू इज नो लॉन्गर रीजन और नेशन स्पेसिफिक। तो अब ये मामला किसी एक इलाके का या किसी एक देश का खास नहीं रह गया है। अब सबको ये चिंता सता रही है कि एक दिन रिसोर्स खत्म हो जाएगा, हमें क्या करना चाहिए। आवर फ्यूचर इज लिंक्ड टुगेदर। हम सबका भविष्य जुड़ा हुआ है, चाहे किसी देश के भी हो। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज कंपेरेटिवली अ न्यू एरा ऑफ नॉलेज इन विच साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसफर्स एंड अदर सोशल साइंटिस्ट आर वर्किंग टुगेदर। तो हम इस चीज़ का प्लान कर रहे हैं कि कैसे पूरी तरह से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, यानी इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो और जो रेट हमारा है उसी रेट बना रहे।
तो इस सस्टेनेबिलिटी वाले फील्ड के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो नॉलेज हासिल कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, इकोनॉमिस्ट हो गए, ठीक है, फिलोसोफर हो गए और दूसरे समाज से जुड़े हुए साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं कि किस तरह से हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ आएं। इन जनरल द क्वेश्चन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रेस इज पेरिनियल। अगर जनरल बात करें तो डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का जो सवाल उठता है वो हमेशा है, यानी हमेशा उठता रहेगा। डेवलपमेंट के बारे में हमेशा सवाल होता रहेगा, प्रोग्रेस के बारे में हमेशा सवाल होता रहेगा। At all times, as a member of society and as individual, we need to ask where we want to go. और हमेशा एक सोसाइटी के मेंबर होने के नाते, हम किसी सोसाइटी में रहते हैं ना, तो सोसाइटी के मेंबर होने के नाते और खुद अपने आप में अकेले हम देखें तो हमें सवाल पूछने की जरूरत है, हमें कहाँ जाना चाहिए, वॉट वी विश टू बिकम एंड वॉट आवर गोल्स आर। हम क्या बनना चाहते हैं और हमारे गोल्स क्या हैं, हमारे लक्ष्य क्या हैं। सो द डिबेट ऑन डेवलपमेंट कंटिन्यूज। तो इस तरह से डिबेट जो डेवलपमेंट है उस पर बहस चलती रहेगी। तो ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए या किसी और दूसरे सब्जेक्ट की और वीडियोस देखने के लिए आप YouTube पे सर्च करना चैनल का नाम CBSE वर्ड्स, चाहे लोगो पे या फिर जहां CBSE वर्ड्स लिखा है उस पर आप क्लिक करोगे, फिर आपको होम वीडियो प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो आप देखोगे ये CBSE क्लास 10 वाला सेक्शन आ गया और 3 प्लेलिस्ट में दिख रही है। नीचे एक डाउन एरो होगी, उस पर आप क्लिक करोगे तो सारी CBSE क्लास 10 की प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी। हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स। उसके नीचे मैथ्स के नीचे देखो साइंस की प्रीवियस ईयर, इसी तरह सारे सब्जेक्ट्स की प्रीवियस ईयर्स की प्लेलिस्ट है यहाँ पर। फिर मैप की है, वन शॉट वीडियोस की है, इंग्लिश की है, क्विज की है, इस तरह से सारी मिल जाएगी। और आप नीचे आओगे तो यहाँ क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज एग्जाम्पलर ये अलग सेक्शन आ गया। यहाँ पर क्लास 10 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है, तो यहाँ से भी जो भी आप वीडियो देखना चाहते हो देख सकते हो। और दूसरा तरीका ये है कि आप वीडियो के नीचे राइट साइड कॉर्नर में एक एरो दी होगी, उस पर क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर लो, फेसबुक पेज है उसे भी लाइक कर लो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।